हेलो स्टूडेंट, दिस इज शिवानी चौहान। वेलकम टू इजी पाथ एजुकेशन। आज हम बात करेंगे एसएसबी ऑडिशनल लेक्चरर एजुकेशन के यूनिट सेकंड की, दैट इज सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन। इससे पहले हम फर्स्ट यूनिट को कवर कर चुके हैं कंप्लीटली। जो भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं रिलेटेड टू यूनिट वन सभी कवर हो चुके हैं। बाकी नोट्स के लिए और डाउट्स के लिए आप यहाँ पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं इस नंबर के थ्रू। ओके, तो जेकेपीएससी जो तैयारी कर रहे हैं यूजीसी नेट एजुकेशन की या फिर कोई भी अदर सेट एग्जाम की, स्टेट एग्जाम्स की, उनके लिए काफ़ी यूजफुल सीरीज़ है ना, सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन। तो बहुत ही जो टॉपिक्स हैं वो सिंपल और कंसाइज वे में होंगे ताकि आपको इजीली समझ में आ सके। ओके, ऐसा नहीं कि ज़्यादा ही बिल्कुल ही बहुत डीप में पढ़ेंगे, बस वो चीज़ पढ़ेंगे जो एग्जाम्स में पूछी जाती है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन के जो भी टॉपिक्स रहेंगे, दैट इज रिलेशनशिप बिटवीन सोशियोलॉजी एंड एजुकेशन, सोशल चेंज क्या होता है और फिर उसके फैक्टर्स, कॉन्सेप्ट एंड रोल ऑफ एजुकेशन एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल चेंज एंड सोशल कंट्रोल। आफ्टर दैट हम अर्बनाइजेशन का कॉन्सेप्ट, मॉडर्नाइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन को पढ़ेंगे। फिर मल्टीलिंगुअल एंड मल्टीकल्चरल एजुकेशन, आफ्टर दैट एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। फिर हम पढ़ेंगे ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन एंड द लास्ट वन इज द एजुकेशन ऑफ द सोशली एंड इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी विद स्पेशल रेफरेंस टू शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, वुमेन एंड चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। ओके, इनके बारे में बात करेंगे। ये सारा आपका ये जो सिलेबस है, मतलब ये यूनिट सेकंड को कवर करता है ये सारा टॉपिक अकॉर्डिंग टू उड़ीसा लेक्चरर एग्जाम्स। ओके, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे फर्स्ट टॉपिक की, दैट इज द रिलेशनशिप बिटवीन सोशियोलॉजी एंड एजुकेशन। ओके, तो सोशियोलॉजी और एजुकेशन में क्या रिलेशनशिप है, कैसे जो एजुकेशन है सोशियोलॉजी का पार्ट है या फिर एक सोशियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू है, और कैसे सोशियोलॉजी एजुकेशन में आती है। So sociology is a scientific study of human society, social relationship and institutions and culture। अगर हम हिंदी में बात करें तो इसको समाजीकरण बोलेंगे, जहाँ पर इंसान, सोशियोलॉजी में क्या होता है कि बच्चों को क्या सिखाया जाता है, साइंटिफिक स्टडी, कि कैसे वो ह्यूमन सोसाइटी को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, कितनी टाइप्स ऑफ ह्यूमन सोसाइटी या फिर सोसाइटी हैं हमारे कंट्री में या हमारे वर्ल्ड में, कैसे रिलेशनशिप बिल्ड होते हैं, है ना। जो हम ये देखते हैं ना, न्यूक्लियर फैमिली, जॉइंट फैमिली, सो बेसिकली ये सारी चीज़ें किससे निकल के आई है, सोशलाइजेशन से ही, मतलब सोशियोलॉजी से ही निकल के आई हैं। समाजीकरण नहीं बोलेंगे, समाजशास्त्र बोलेंगे। और जब आप सोशलाइजेशन का प्रोसेस, मतलब सोशियोलॉजी में अपने आप को ढालते हो और सारी चीज़ें करते हो सोसाइटी में, तब वो सोशलाइजेशन होता है। ओके, तो इट वॉज माई मिस्टेक। सो रिलेशनशिप, इंस्टीट्यूशंस एंड कल्चर, इन सब की जब आप साइंटिफिकली स्टडी करते हो, साइंटिफिकली इन द सेंस की आप पूरा प्रॉपर मैनर से जो भी रिसर्च कर रहे हो, सोसाइटी को पढ़ रहे हो कि कैसे लोग जो है दैट इज आत्महत्या कर रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं, या फिर कैसे लोग सोसाइटी में रह करके अपनी थिंकिंग को प्रमोट कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें जब आप पढ़ोगे तो वो क्या होगा, वो सोशियोलॉजी हो जाएगा। एजुकेशन इज अ सोशल प्रोसेस थ्रू विच knowledge, skills and values and norms are transmitted from one generation to another। तो एजुकेशन ही एक ऐसा प्रोसेस है, सोशल प्रोसेस है, जिसके थ्रू आप ये भी जो सोशियोलॉजी में जो चीज़ें पढ़ी जाती हैं उसको आप लोगों तक ट्रांसमिट कर सकते हो, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पे अपना कल्चर ट्रांसमिट कर सकते हो एजुकेशन के थ्रू ही, शिक्षा के थ्रू। शिक्षा मतलब यहाँ पे सिर्फ आप दैट इज नैरो कॉन्टेक्स्ट नहीं देखोगे कि स्कूली शिक्षा सिर्फ नहीं, शिक्षा का मतलब क्या है, इनफॉर्मल एजुकेशन भी है, फॉर्मल भी है और नॉन फॉर्मल भी है। ओके, तो हर तरह की एजुकेशन, मतलब शिक्षा के जरिए आप क्या कर सकते हो, अपनी नॉलेज को, अपनी स्किल्स को और जो भी आपके मूल्य हैं और मानदंड हैं उन सबको ट्रांसमिट कर सकते हो, पहुंचा सकते हो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन की तरफ। ओके, हमें हमारे कल्चर के बारे में कैसे पता है, क्योंकि हमारे माँ बाप ने वो चीज़ें सिखाई हैं, हमने स्कूल से बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, है ना। तो वो ट्रांसमिट करा गया है एजुकेशन के थ्रू। तो एजुकेशन को एक सोशल प्रोसेस बोला गया है, क्योंकि यहाँ पर आप सोसाइटी में रह करके सारी चीज़ें सीखते हो, सोसाइटी के अकॉर्डिंग चीज़ें सीखते हो। सिंस एजुकेशन हैपन्स विद इन सोसाइटी एंड इज शेप्ड बाय सोशल फैक्टर्स, सोशियोलॉजी एंड एजुकेशन आर डीपली इंटरकनेक्टेड। सो जैसे कि देखा है कि एजुकेशन जो है सोसाइटी के अंदर रहकर ही होती है। अगर आपने सुना होगा तो हम जो स्कूल्स होते हैं उनको भी हम मिनिएचर ऑफ सोसाइटी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि आपको वहाँ पे डिफरेंट कल्चर के लोग, डिफरेंट लैंग्वेज बोलने वाले बच्चे हैं ना, डिफरेंट तरीके से खाना और ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें अलग अलग मिलती है, वैराइटीज़ ऑफ पीपल, वैरायटी ऑफ स्टूडेंट्स आपको देखने को मिलते हैं स्कूल में ही। तो स्कूल एक तरह से मिनिएचर है, छोटा रूप है सोसाइटी का। तो एजुकेशन हेल्प करती है, एजुकेशन जो है हमारी सोसाइटी में रह करके ही होती है। जैसी हमारी सोसाइटी है, फॉर एग्जाम्पल हमारी सोसाइटी इंडियन सोसाइटी है ना, इंडियन एस्पेक्ट्स को हम पढ़ेंगे तो हमारा जो करिकुलम होगा, हमारे जो एम्स ऑफ टीचिंग होंगे, वो सब इंडियन जो कॉन्टेक्स्ट है, जैसे बुद्धिज्म, जैनिज्म और दैट इज वैदिक एरा, इन सब से रिलेटेड, सांख्य फिलोसफी, वेदांत फिलोसफी। और अगर हम बात करें, अगर हम वेस्टर्न एजुकेशन को पढ़ रहे हैं
है ना। तो वहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे, वहाँ पे हम वेस्टर्न कल्चर के बारे में पढ़ेंगे, उनके बारे में सीखेंगे। तो एजुकेशन जो है वो सोसाइटी में रह कर के ही होती है और शेप्ड होती है, मतलब आकार लेती है हमारे सोशल फैक्टर्स से। सोशियोलॉजी एंड एजुकेशन आर डीपली इंटरकनेक्टेड। तो आप बोल सकते हो कि सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र और आपकी जो शिक्षा है, दोनों ही एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है ना। आप सोशियोलॉजी के थ्रू एजुकेशन सिखा सकते हो, मतलब एक तरह से सोशियोलॉजी में आप एजुकेशन को यूज करते हो, और एजुकेशन के थ्रू आप सोसाइटी के क्या नियम हैं, सोसाइटी की क्या थ्योरीज हैं, है ना, वो सारी चीजें आप डेवलप कर सकते हो, अपने कल्चर को ट्रांसमिट कर सकते हो। ओके, सो सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन इज अ स्पेसिफिक फील्ड दैट स्टडीज हाउ सोसाइटी इन्फ्लुएंस एजुकेशन एंड हाउ एजुकेशन इन टर्न इन्फ्लुएंस सोसाइटी। तो सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन हमें क्या सिखाता है, एक तरह से ऐसी फील्ड है जहाँ पर हम ये पढ़ते हैं कि कैसे हमारी सोसाइटी हमारे एजुकेशन को इन्फ्लुएंस, मतलब प्रभावित करती है, और कैसे एजुकेशन हमारे सोसाइटी को प्रभावित करता है ना। अगर आपकी सोसाइटी, मैंने बताया, इंडियन कल्चर पे बेस्ड है, तो आप वो चीज़ें पढ़ोगे जो इंडियन कल्चर में चीज़ें सिखाई जाती हैं। अगर वेस्टर्न कल्चर पे बेस्ड है तो आप वेस्टर्न कल्चर वाली चीज़ें पढ़ोगे। हरियाणा, अगर जैसे बात करें सिर्फ हरियाणा की, या फिर हम उड़ीसा की बात करें, तो वहाँ पर हम जो चीज़ें पढ़ेंगे वो उस कल्चर से रिलेटेड, उस कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड चीज़ें ज़्यादा पढ़ेंगे, ज़्यादा चीज़ें हमें अच्छे से समझ में आएंगी, है ना। और कैसे एजुकेशन इन्फ्लुएंस करता है सोसाइटी को। अगर हमारे पास एजुकेशन ना होती, अगर हम दूसरे वर्ल्ड, दूसरे जो पार्ट्स ऑफ कंट्रीज हैं उसमें ना जाए होते, तो हमें नहीं पता चलता, मतलब एजुकेशन नहीं आती, तो हमें नहीं पता चलता कि इंडिया के अलावा भी कोई और देश है, या फिर इंडिया के अलावा भी और कोई कल्चर है, जो इंडियन कल्चर है उसके अलावा भी कोई और कल्चर है। तो कैसे एजुकेशन अफेक्ट करेगी हमारी, या फिर इन्फ्लुएंस करेगी हमारी सोसाइटी को। तो एजुकेशन की मदद से भी हमारी सोसाइटी जो है वो परिवर्तित होती है, चेंज होती है। ओके, ये बेसिक सा अगर हम देखें तो ये ब्रीफ कॉन्सेप्ट था सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन का। अब हम पढ़ेंगे हाउ सोशियोलॉजी एंड एजुकेशन आर रिलेटेड। तो कैसे रिलेटेड है ये, तो एजुकेशन एज सोशल इंस्टीट्यूशन। तो एजुकेशन को क्या माना है, एक सोशल इंस्टीट्यूशन माना है। जस्ट लाइक फैमिली, रिलीजन एंड इकोनॉमी, एजुकेशन इज अ सोशल कॉन्स्टिट्यूशन। कि जैसे कि हम देखते हैं जो दैट इज द इंस्टीट्यूशंस हैं वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक तो प्राइमरी इंस्टीट्यूशंस, दूसरा सेकेंडरी इंस्टीट्यूशन, है ना। तो प्राइमरी इंस्टीट्यूशन में तो हमारी फैमिली आ जाती है ना, हमारी फैमिली। और बाकी जो अदर देन फैमिली मेंबर्स हैं, या फिर फैमिली है, जैसे हमारा रिलीजन हो गया, स्कूल हो गया, इकोनॉमी हो गई, है ना। तो वो सारी चीज़ें सेकेंडरी आपके इंस्टीट्यूशंस में आ जाती हैं। सो बेसिकली प्राइमरी जो, जैसे कि फैमिली होती है, रिलीजन होता है, इकोनॉमी होती है, ऐसे ही एजुकेशन भी एक सोशल इंस्टीट्यूशन है, जहाँ पर हम सोसाइटी की सारे अनुभव को प्राप्त करते हैं, या फिर वो सारी चीज़ें सीखते हैं। सो सोशियोलॉजी स्टडीज हाउ एजुकेशन फंक्शन इन मेंटेनिंग और चेंजिंग सोसाइटी। तो हमारी जो सोशियोलॉजी है, मतलब जो सोशियोलॉजी समाजशास्त्र, हमें सिखाता है कि कैसे हमारी एजुकेशन जो है फंक्शन करेगी हमारी सोसाइटी को मेंटेन रखने में, और या फिर उसमें चेंजेस लाने में। ओके, तो ये चीज़ सिखाती है। एग्जाम्पल की बात करें तो स्कूल प्रिपेयर इंडिविजुअल फॉर पार्टिसिपेशन इन इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड कल्चरल लाइफ। तो हम स्कूल से ही हमें सिखाया जाता है कि हमारी टाइप ऑफ गवर्नमेंट कैसी है ना, सिस्टम कैसे चलता है, हमारा इकोनॉमी कितनी है हमारी, है ना, इकोनॉमिक के बारे में आपको बताया जाता है। कल्चरल लाइफ के बारे में, जैसे आपके कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं, आपकी बुक्स में भी रिलेटेड होती है सारी चीज़ें, कि हरियाणा का फोक डांस क्या है, या फिर उड़ीसा का फोक डांस क्या है, उन सब चीज़ों के बारे में हमें पढ़ाया जाता है। सो स्कूल प्रिपेयर करता है इंडिविजुअल को, किस चीज़ के लिए तैयार करता है इंसान को, मतलब बच्चे को, उसकी इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और कल्चरल लाइफ के लिए, कि कैसे वो आगे जाके फर्दर पार्टिसिपेट करेगा उन सब चीज़ों में, अपने आप को ढाल लेगा उन सब चीज़ों में। ओके, सो नेक्स्ट इज ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर एंड वैल्यूज़ की बात करें तो एजुकेशन हेल्प करता है अपने, हमारे जो कल्चर ट्रेडिशंस हैं, है ना, रीति रिवाज हैं, या फिर हमारी मान्यताएं हैं, या फिर हमारी वैल्यूज़ हैं, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर करने में। ओके, तो एजुकेशन की मदद से ही, मतलब शिक्षा की मदद से ही, आपके दादा दादी ने आपको चीज़ें बताई होंगी, वो आपके पास हैं। अब आगे आप अपने आने वाले जनरेशन को बताओगे, ट्रांसमिट करोगे अपनी वैल्यूज़, अपने कल्चर, अपने ट्रेडिशन, है ना। जो ट्रेडिशन चले आ रहे हैं, दिवाली मनाना, दशहरा मनाना, तो वो कैसे चले आ रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने, मतलब हमसे भी पहले लोगों ने उसको बताया होगा, है ना। अगर कोई बताता ही ना, मतलब शिक्षा ही ना देता, तो कैसे हमें पता चलता कि हमारे कौन कौन से फेस्टिवल हैं, कौन से फेस्टिवल नहीं है, क्या हमारे फोक डांस है, फोक वेज हैं। तो उन सब चीज़ों के बारे में हम नहीं पता लगा पाते। ओके, सो सोशियोलॉजी एनालाइजेज हाउ स्कूल प्रिजर्व कल्चर बट ऑल्सो अलाउ चेंज। तो सोशियोलॉजी क्या एनालाइज करता है,
क्या विश्लेषण करता है किस चीज़ का, कि हाउ हाउ स्कूल प्रिजर्व कल्चर, कि स्कूल जो है हमारे कल्चर को कैसे प्रिजर्व करके रखता है, मतलब संभाले रखता है उसको। अगर हम स्कूल में अपने कल्चर के बारे में ना पढ़ते तो हमें नहीं पता चलता हमारे कल्चर के बारे में एक फॉर्मली रूप में, है ना। हमारे मम्मी पापा बता देते और स्कूल में हम उन सब चीज़ों को नहीं सीखते तो हम नहीं आइडिया लगा पाते। ओके। और ये स्कूल हमें हमें हेल्प करता है, मतलब सोशियोलॉजी हमें हेल्प करती है कि हम इसे जो चीज़ें गलत हैं उसको कैसे चेंज कर सकते हैं, या फिर जहाँ पे भी चेंज की ज़रूरत है वहाँ पे कैसे हम नया नया चेंज ला सकते हैं। जैसे कि मॉडर्नाइजेशन हो गया या फिर सोशल रिफॉर्म्स हो गए। फॉर एग्जाम्पल जैसे सती प्रथा थी, है ना, सती प्रथा भी तो एक सोशियोलॉजी का पार्ट ही तो था, कि वहाँ पर जो था औरत को जला दिया जाता था। बट फिर रिफॉर्म्स आए, है ना, उससे रिलेटेड, कि ये सब चीज़ें गलत हैं, सोसाइटी में जो चीज़ें हो रही हैं वो सारी चीज़ें गलत हैं, वो किसकी तरफ वजह से, एजुकेशन की तरफ वजह से, है ना। तो एजुकेशन ने हमें सिखाया कि यहाँ पे चेंज होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप कैसे भी किसी भी दैट इज जो इंसान जिंदा है उसको ऐसे नहीं मार सकते हो, है ना, ऐसे अलाउ नहीं हो सकता है। तो एजुकेशन की मदद से फिर वो चेंज आए, तो हमारे सोशल रिफॉर्म आए, रिफॉर्मर्स आए जिन्होंने चेंज किया। फिर मॉडर्नाइजेशन जैसे कि बात करें तो जैसे पहले क्या था, मतलब नई चीज़ों का निर्माण होना, जैसे टेक्नोलॉजी का आना आपकी कंट्री में या फिर आपके स्टेट में या फिर आपके एरिया में, है ना। तो नए चीज़ों का, नए नए इनोवेशन का इस्तेमाल कर रहे हो आप अपनी एजुकेशन में, तो वो सारी चीज़ें क्या है, सोशल चेंज का पार्ट है। ओके। तो वो सोशियोलॉजी से ही और एजुकेशन से ही हमें पता लगता है। जैसे कि टीचिंग डेमोक्रेटिक वैल्यूज इन स्कूल रिफ्लेक्ट द कल्चर ऑफ डेमोक्रेसी इन सोसाइटी। तो हमें सिखाया जाता है डेमोक्रेटिक वैल्यूज, जैसे कि हमें इक्वल अधिकार है पार्टिसिपेट करने का किसी भी एक्टिविटी में स्कूल में, है ना। आपसे पूछा जाता है ना कि किस किस को पार्टिसिपेट करना है, ऐसा तो नहीं ना कि ऐसा कर दिया जाता है कि बस जो बड़े घर के लोग हैं बस वही पार्टिसिपेट कर सकते हैं, नहीं, ऐसा नहीं होता। स्कूल में पूछा जाता है कि कौन कौन बच्चा पार्टिसिपेट करना चाहता है। तो इक्वल राइट्स के बारे में हमें सिखाया जाता है, जस्टिस के बारे में हमें सिखाया जाता है, फ्रीडम हमारे पास है, हमारी जो स्पीच, मतलब जो भी हम बोलना चाहते हैं हम बोल सकते हैं, विद अवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, विद रिस्पेक्ट टू द रिस्पॉन्सिबिलिटीज का भी ध्यान रखना होता है। तो जो हमारी डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं वो हमें सिखाती हैं, वो हमारे किस कल्चर को बताती है, हमारे डेमोक्रेसी को, है ना, कि हमारी जो सोसाइटी है वो एक डेमोक्रेटिक है, हमारी जो कंट्री है एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, जहाँ पर हर इंसान को अधिकार है उसकी बात रखने का, है ना, और राइट्स का, अपने राइट्स को प्रिजर्व करने का या फिर अपने राइट्स के लिए लड़ने का, फ्रीडम का और इन सब चीज़ों का। ओके। तो ये सारी चीज़ें हमें हमारे किसकी मदद से होते हैं, सोशल दैट इज एजुकेशन की मदद से, ओके, स्कूल्स की मदद से। सो नेक्स्ट इज सोशलाइजेशन प्रोसेस। तो सोशलाइजेशन प्रोसेस क्या होता है, समाजीकरण का एक प्रतिक्रिया है। सो थ्रू एजुकेशन इंडिविजुअल लर्न सोशल नॉर्म्स, की जो सोसाइटी ने जो मानदंड बनाए हुए हैं, लोगों ने जो मानदंड बनाए हुए हैं, डिसिप्लिन, अनुशासन, कोऑपरेशन एंड रिस्पेक्ट फॉर रूल्स। तो एजुकेशन के थ्रू हम ये सारी चीज़ें सीखते हैं ना। टीचर हमें बोलती है ना कि आपको अच्छे कपड़े पहन के आने हैं, चुपचाप बैठना है क्लास में, चुपचाप इन द सेंस की डिसिप्लिन के साथ रहना है, किसी को गाली या फिर अब्यूजिव लैंग्वेज नहीं देनी है। तो वो सारी चीज़ें हमें कैसे सिखाई जाती है, एजुकेशन के थ्रू ज़्यादा सिखाई जाती हैं। तो सोशियोलॉजी व्यूज एजुकेशन एज अ की एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन आफ्टर फैमिली। तो फैमिली के बाद जो सोशलाइजेशन करता है, मतलब आपके अंदर समाजीकरण की जो क्रिया है वो आती है, वो स्कूल से ही आती है, फैमिली के बाद। स्कूल्स में हम एक फॉर्मल रूप ले लेते हैं उस चीज़ को सीखने का, है ना, हमें डिसिप्लिन, हमें हमारी जो भी दैट इज़ वैल्यूज़ हैं उनके बारे में एक डिसिप्लिन रूप में सिखाया जाता है या फिर फॉर्मल वे में आपको सिखाया जाता है। ओके। सो एग्जाम्पल जैसे कि ग्रुप एक्टिविटीज़ इन स्कूल हेल्प चिल्ड्रन लर्न टीम वर्क, कि ग्रुप एक्टिविटीज़ हैं स्कूल्स में वो बच्चों को हेल्प करेंगी कि वो टीम वर्क में कैसे याद कर सकते हैं, टीम वर्क में कैसे सीख सकते हैं ना, मतलब साथ मिल करके कोलैबोरेशन करके बच्चे कैसे सीख सकते हैं, ये हमारी जो सोसाइटी है वो हमें बताती है। ओके। सो नेक्स्ट इज सोशल स्ट्रेटिफिकेशन एंड इनइक्वालिटी। तो बेसिकली सोशियोलॉजी हाईलाइट्स हाउ एजुकेशन कैन बोथ रिड्यूस एंड रिप्रोड्यूस इनइक्वालिटी। तो हमें सोशियोलॉजी ये भी बताती है साथ साथ हमें अच्छी चीज़ों के बाद जो बेकार, मतलब बेकार इन द सेंस की जो गलत चीज़ें हो रही हैं सोसाइटी में उसके बारे में भी हमें अवगत कराती है, अवेयर कराती है। सो सोशियोलॉजी जो है वो ये हाईलाइट करती है कि एजुकेशन कैसे रिड्यूस करता है इनइक्वालिटी को और कैसे और बढ़ाता है। जैसे आपने देखा होगा, अब जो स्कूल्स ओपन होते हैं, प्राइवेट स्कूल्स, इलीट वर्ग के लिए अलग स्कूल होते हैं जहाँ पे सिर्फ जो
अमीर घर के बच्चे होते हैं वो ही जा सकते हैं, क्योंकि अफोर्डेबल ही नहीं होती है मिडिल क्लास के लिए उनकी फीस, है ना, या फिर लोअर क्लास के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। सो सोशियोलॉजी हाईलाइट करता है कि एजुकेशन कैसे रिड्यूस भी करता है इनइक्वालिटी को, साथ के साथ वो रिप्रोड्यूस भी कैसे करता है, मतलब और भी उस इनइक्वालिटी को बढ़ाता है, उस गैप को जो कि दैट इज पुअर और रिच क्लास के लोगों में है, उस चीज़ को, वो गैप को वो इंक्रीज करता है, बढ़ाता है। सो एक्सेस टू एजुकेशन इज ऑफन शेप्ड बाय क्लास, कास्ट, जेंडर एंड रीजन। तो मतलब आपके पास एजुकेशन होगी कि नहीं होगी, वो सब इन चीज़ों पे, इन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, जैसे कि आप कौन से क्लास से बिलोंग करते हो। अगर आप मिडिल क्लास से या पुअर दैट इज लोअर क्लास से बिलोंग करते हो, तो आप ये जो महंगे महंगे स्कूल्स है इंग्लिश मीडियम, इनमें बच्चों का एडमिशन नहीं करा सकते हो। आपकी कास्ट डिपेंड करती है, आपका जेंडर डिपेंड, की जो लड़के हैं उनको पूरी एजुकेशन दी जाएगी बट लड़कियों को नहीं दिलवाई जाएगी। ऐसा बहुत सी सोसाइटी में हमें देखने को मिलता है। या फिर हमारा रीजन कैसा है, जैसे आप देखोगे राजस्थान या फिर रूरल एरिया में देखोगे तो वहाँ पर बहुत कम एम्फेसिस किया जाता है एजुकेशन पे एज कम्पेयर टू जो अर्बन एरिया होता है। सो एग्जाम्पल की बात करें, जैसे इलीट स्कूल वर्सेस गवर्नमेंट स्कूल, डिफरेंस इन अपॉर्चुनिटीज, है ना। इलीट स्कूल में तो कितनी सारी फैसिलिटीज होती हैं, या फिर अपॉर्चुनिटीज सिर्फ किसके पास होती है, जो जो रिच वर्ग के लोग होते हैं, जो अमीर लोग होते हैं। बट गवर्नमेंट स्कूल की बात करें तो वहाँ पर जो पुअर क्लास है, जो फीस अफोर्ड नहीं कर सकते एलीट क्लास की, तो उनको वो अपॉर्चुनिटीज भी नहीं मिल पाती हैं, है ना, उन्हें सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल में जाना होता है फिर। ओके, तो सोशियोलॉजिस्ट लाइक बोर्ड्यू शो हाउ cultural capital, that is language, manners and knowledge affect success in education। तो ये जो that is इन्होंने बोला है कि जो आपकी कल्चरल कैपिटल है, जैसे आपकी लैंग्वेज, मैनर या नॉलेज, ये कैसे अफेक्ट करती है आपकी एजुकेशन, आपकी शिक्षा में सक्सेस पाने के लिए ना, आपको अच्छी सक्सेस मिले तो उसमें कैसे हेल्प करती है, आपकी लैंग्वेज भी, आपके मैनर्स कैसे हैं, आपकी नॉलेज कैसी है। ओके, तो बेसिकली सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, जिसमें आप हायरार्की बना देते हो, किसमें ग्रुप वाइज हायरार्की बना देते हो। फॉर एग्जांपल की जिनके पास ज़्यादा पैसा है, जिनके पास ज़्यादा ज़मीन है, तो वो रिच क्लास में आ जाएंगे। जिनके पास बहुत मतलब ज़्यादा पैसे भी नहीं है और ज़्यादा इट इज़ रिच क्लास भी नहीं है, तो वो मिडल में आ जाएंगे। आफ्टर दैट बात करें तो लोअर क्लास की, तो लोअर क्लास में कौन आ जाएंगे, जिनके पास बहुत कम पैसा है, मतलब नाम मात्र सा पैसा है, जो सिर्फ अपनी लिवलीहुड चलाते हैं, बस अपना रहना खाना और ये सारी चीज़ें। ओके, तो ऐसे आपकी हायरार्की बना दी गई है, आपकी किसके बेसिस पे, अपॉर्चुनिटी के बेसिस पे आप बोल सकते हो कि किसके पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होगी, है ना। ऐसे ही ये क्लास है तो कास्ट के बेसिस पे भी बना दी गई है, रीजन के बेसिस पे भी बना दी गई है कि रूरल और अर्बन एरिया। तो वो एक तरह से हायरार्की बना देना, मतलब वो स्ट्रेटिफिकेशन है, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन आप कर रहे हो वहाँ पर। ओके, सो ये सो नेक्स्ट है सोशल मोबिलिटी। सो सोशल मोबिलिटी क्या होती है कि एजुकेशन इज अ मेजर चैनल फॉर अपवर्ड सोशल मोबिलिटी। मोबिलिटी मतलब या तो आपकी लाइफ में आप, जैसे आपकी जो सोसाइटी है उसमें आपका जो दैट इज एरिया है, या फिर बोल सकते हो कि आप ऊपर जा रहे हो, या फिर आपकी सोसाइटी नीचे की तरफ जा रही है, या फिर आप ऊपर की तरफ जा रहे हो या फिर नीचे की तरफ जा रहे हो, प्रोफेशनल वाइज लगा लो या फिर स्टेटस वाइज लगा लो। ओके, सो सोशियोलॉजी एग्जामिन हाउ एजुकेशन अनेबल इंडिविजुअल टू मूव फ्रॉम लोअर टू हायर सोशो इकोनॉमिक पोजिशन। तो सोशियोलॉजी ये भी एग्जामिन करती है, ये भी देखती है कि एजुकेशन कैसे आपकी हेल्प करती है, कि आप जब आप लो क्लास से बिलोंग करते थे, बट एजुकेशन के थ्रू, शिक्षा के थ्रू आपने हाई अचीवमेंट पाकर, आप आईएएस ऑफिसर, आप आईपीएस ऑफिसर, आपने बहुत अच्छी रैंक ले ली है, तो आपने अपवर्ड मोबिलिटी कर दिया, मतलब आप ऊपर की तरफ बढ़ चुके हो, है ना। आपका स्टेटस बिल्कुल चेंज हो चुका है, अब आप लोअर क्लास से नहीं, अब आप रिच क्लास में आने लगे हो। सो अ स्टूडेंट फ्रॉम अ रूरल बैकग्राउंड बिकमिंग एन इंजीनियरिंग एंड इम्प्रूविंग फैमिली स्टेटस। तो मतलब क्या है, एक बच्चा जो कि गांव से आता है, वो इंजीनियर बन गया पढ़ करके, और उसने अपना फैमिली स्टेटस भी इंप्रूव कर लिया। ओके, तो ये सोशल मोबिलिटी है। सो नेक्स्ट इज एजुकेशन एंड सोशल चेंज। तो इसमें क्या है कि एजुकेशन ट्रांसफॉर्मेटिव रोल प्ले करती है, मतलब चेंज कर देती है जो भी आपका एरिया है, जो भी आपकी सोच है ना, रिफॉर्म्स लाने में आपकी हेल्प करती है ना। जो जैसे कि आप क्या करते हो, जैसे जेंडर इनइक्वालिटी है कहीं पे, तो उसके लिए प्रोटेस्ट होते हैं, उसके लिए मांगे खड़ी होती हैं कि ये नहीं होना चाहिए, वुमेन और मैन सबको इक्वल राइट होना चाहिए। तो आप देखते हो कि आज हमारी एजुकेशन में सबको इक्वल राइट है, मैन को भी विमेन को, तो वो पहले नहीं था। फिर उसके बाद जब लोगों की सोच चेंज हुई, उनको एजुकेशन मिली, जैसे सावित्री बाई फुले का नाम हम यहाँ पर लेते हैं, जिन्होंने विमेन एजुकेशन के ऊपर काम किया, जिन्होंने विमेन को शिक्षा दी, जो कि एक पहली फीमेल टीचर आप बोल सकते हो। ओके, तो उन्होंने जैसे कि बात करी कि विमेन को भी एजुकेशन मिलनी चाहिए, दलित्स को भी एजुकेशन मिलनी चाहिए, तो प्रॉपर जो इक्वल राइट है वो प्रदान कराया गया। ओके, सो एबोलिशन ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, मॉडर्नाइजेशन। तो क्या हुआ कि जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है उसका बहिष्कार हुआ,
ओके, नो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, नो बेसिस ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, कि कोई भी आपकी कास्ट पे कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, और मॉडर्नाइजेशन को लाया गया एजुकेशन की मदद से। ओके, तो ये सोशल चेंज हमें देखने को मिलते हैं बिकॉज ऑफ अवर शिक्षा। सो नेक्स्ट है सोशियोलॉजी स्टडीज हाउ एजुकेशन चैलेंजेस आउटडेटेड ट्रेडिशंस एंड क्रिएट प्रोग्रेसिव वैल्यूज। तो सोशियोलॉजी हमें ये सिखाती है कि कैसे जो हमारे एजुकेशन है वो चैलेंज करती है हमारे आउटडेटेड ट्रेडिशंस को, मतलब जिनका कोई तुक ही नहीं है, जिनका कोई आप बोल सकते हो कि विचार ही नहीं बन सकता, जो सही नहीं हो सकते, जैसे घूंघट प्रथा आप लगा लो, क्या मतलब है उसका, कोई मतलब नहीं है, बट फिर भी चली आ रही है। तो उन चीज़ को अपोज करती है एजुकेशन, हम चैलेंज करते हैं और प्रोग्रेसिव वैल्यूज को क्रिएट करने में, बढ़ाने में हेल्प करती है। सो इसमें यही कहा गया है कि जो भी आपकी रूढ़िवादी सोच है, मतलब इस चीज़ को नकार देते हैं एजुकेशन के थ्रू, और जो साइंटिफिक टेम्पर है आपके अंदर डेवलप होता है अगर आप अच्छी शिक्षा लेते हो, अच्छे से आप नॉलेज लेते हो, और ये जो भी रूढ़िवादी सोच है या फिर आउटडेटेड ट्रेडिशंस हैं इनको हटाती है, इनके लिए फिर रिफॉर्म्स आते हैं ताकि नई चीज़ों का डेवलपमेंट हो सके हमारी सोसाइटी में, और हमारे अंदर वो जो साइंटिफिक माइंड है वो डेवलप हो सके, ताकि हम वो चीज़ें करें जिसका कोई तुक बनता हो, या फिर आप बोल सकते हो जिसको आप प्रूव कर सकते हो, जिसके बारे में आप लॉजिक लगा सकते हो, उन सब चीज़ों की तरफ आप बढ़ते हो। ओके, जैसे कि स्प्रेड ऑफ एजुकेशन अमंग वीमेन कंट्रीब्यूटेड टू वीमेंस एम्पावरमेंट इन इंडिया, कि जैसे कि आपकी एजुकेशन बढ़ी, लोगों में एजुकेशन आई, शिक्षा आई, तो जिससे क्या हुआ कि विमेन एजुकेशन, मतलब विमेन एम्पावरमेंट पे जोर दिया गया इंडिया में। अभी मैंने जैसे एग्जांपल किया था सावित्रीबाई फुले का, तो उससे पहले हमें बहुत कम ऐसी जगह देखने को मिलता था जहाँ पे विमेन को इक्वल राइट दिया जाता हो, बट उन्होंने पहली बार इस चीज़ को अपोज करा कि सिर्फ मैन ही नहीं, विमेन भी एजुकेशन ले, है ना, उसके लिए खड़ी हुई, विमेन के लिए खड़ी हुई, उन्होंने विमेन को शिक्षा दी, खुद बहुत प्रॉब्लम्स फेस करी, बट उन्होंने अपनी बात को डट करके उस चीज़ का सामना किया ना। सो बेसिकली विमेन एम्पावरमेंट के लिए काम किया गया, अगर हमारी एजुकेशन हमारे अंदर आई, मतलब हमने डेवलप करी अपनी थिंकिंग को, अपनी सोच को। ओके, तो एजुकेशन हमारी सोशल चेंज के लिए भी हमें हेल्प करता है या फिर प्रमोट करता है। नेक्स्ट इज द हाउ सोशियोलॉजी के बाद है ये, दैट इज द रोल ऑफ टीचर्स एंड पीयर ग्रुप्स। तो टीचर्स और पीयर ग्रुप का क्या रोल है? सो टीचर एंड क्लासमेट फॉर्म पार्ट ऑफ द सेकेंडरी सोशलाइजेशन। तो टीचर्स और जो हमारे क्लासमेट्स हैं वो क्या बनाते हैं? सेकेंडरी सोशलाइजेशन की तरह काम करते हैं। अभी मैंने बात करी थी ना कि हमारे दो तरह की सोशलाइजेशन होती हैं, सोशल इंस्टीट्यूशन बोल सकते हो आप, कौन कौन से? प्राइमरी और सेकेंडरी। ओके, तो प्राइमरी में हमारे फैमिली मेंबर्स आ जाते हैं, बाकी जो अदर लोग हैं जैसे स्कूल्स हो गए, फैमिली हो गए, दैट इज फैमिली बोल रही हूँ, टीचर्स हो गए, क्लासमेट्स हो गए, पीएस ग्रुप हो गए ना, रिलीजियस हो गए, तो ये सारी चीज़ें क्या आएंगी? सेकेंडरी सोशलाइजेशन में आएंगी। तो ये सेकेंडरी सोशलाइजेशन का पार्ट प्ले करते हैं, बट इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारी थिंकिंग में, हमारी विचारधारा में, हमारे एटीट्यूड में, हम क्या बनना चाहते हैं, कैसा हम करेंगे आगे इन फ्यूचर, इन आवर फ्यूचर लाइफ, हमारी आइडेंटिटी क्या है। तो वो हमारे फ्रेंड्स, मतलब हमारी क्लासमेट्स या फिर हमारे टीचर्स बहुत ज़्यादा उस चीज़ पे इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभाव डालते हैं, है ना। कि आप अगर किसी ऐसे लड़के, ऐसे बच्चे के साथ रहते हो, आपका जो ग्रुप है क्लासमेट्स का, वो ग्रुप ऐसा है कि जो लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो चाहे आप अच्छे हो बट फिर भी आपको एज अ ग्रुप वही इंसान माना जाएगा जैसे जिन लोगों के साथ आप रहते हो, है ना। तो एटीट्यूड, एस्पिरेशंस और हमारी आइडेंटिटी को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं दीज फैक्टर्स, या फिर दीज दैट इज टीचर्स एंड क्लासमेट्स। ओके, सो जैसे कि स्टूडेंट में अडॉप्ट न्यू बिहेवियर बिकॉज ऑफ पीयर प्रेशर और टीचर इन्फ्लुएंस, कि एक बच्चा है, नया नया बिहेवियर उसने अडॉप्ट कर लिया बिकॉज कि या तो उसकी टीचर ने सिखाया है, या फिर उसके दोस्त बोल रहे हैं नहीं तू, जैसे आपने अपनी स्कूल स्टेज में देखा होगा कि जो हमारे दोस्त बोलते थे वही चीज़ हमें करने का मन करता था ज़्यादा। वो बोले, आपने उनको देख लिया, उन्होंने बात मार दी कि हमारे पास तो फ़ोन है ना, तो आप भी अपने घर वालों के पास जाकर बोलते थे कि हमें भी फ़ोन चाहिए, ज़िद करते थे। सो बेसिकली वो पीयर प्रेशर है आपके अंदर कि आप वो वाला बिहेवियर अडॉप्ट करना चाह रहे हो, है ना, उनके जैसा बनना चाह रहे हो। तो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है आपके टीचर का भी, और आपके पीयर प्रेशर भी बहुत ज़्यादा होता है किसमें? आपकी दैट इज सोशलाइजेशन की प्रक्रिया में। सो पॉलिसी एंड प्लानिंग की बात करें तो सोशोलॉजिस्ट प्रोवाइड इंसाइट्स इनटू हाउ एजुकेशन पॉलिसीज। तो सोशोलॉजिस्ट थे जिन्होंने एक तरह से इंसाइट प्रोवाइड करा, सोच प्रदान करी कि कैसे हमारी एजुकेशन पॉलिसीज डेवलप हो सकती हैं। हम ऐसी पॉलिसीज लेकर के आए जहाँ पर सभी को इक्वल राइट्स के बारे में बताया गया हो, सबको इक्वल राइट्स मिले, अगर उन राइट्स का हनन हो तो आपको पनिशमेंट भी, और ये दैट इज ये इलीगल भी माना जाएगा। जैसे कि हमारी एनईपी 2020 आरटी दैट इज राइट टू एजुकेशन एक्ट की बात करें, तो जहाँ पर आपको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन मिलती है फॉर 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज ऑफ चिल्ड्रन, जहाँ पर आप
क्या जो एजुकेशन का जो एक तरह से राइट है, ना कि वो प्रिविलेज है ना, ये माना जाता है। सो शुड बी फ्रेम टू मीट सोशल नीड्स। एग्जाम्पल की बात करें तो रिजर्वेशन इन एजुकेशन फॉर डिसएडवांटेज ग्रुप इज रूटेड इन सोशियोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ इनइक्वालिटी। तो जैसे कि रिजर्वेशन होते हैं हमारी एजुकेशन में, तो वो किस लिए दिए गए हैं रिजर्वेशन, ताकि जो डिसएडवांटेज ग्रुप हैं, अल्पसंख्यक जो लोग हैं जिनको वैसा एडवांटेज नहीं मिल पा रहा जैसा सब लोगों को मिल पा रहा है, उनके लिए ही वो बनाए गए हैं, ताकि वो भी एक तरह से अधिकार में उनका भी कोई हक हो, उस चीज़ के लिए वो सारी चीज़ें बनाई गई हैं। ओके, ताकि हम इनइक्वालिटी को समझ सके और बाकी लोगों को भी प्रमोट कर सके। ओके, तो इसलिए ही हमारी पॉलिसीज, हमारी प्लानिंग, जो भी प्रॉब्लम्स है सोसाइटी में, उसको देख करके ही बनाई जाती है। ओके, तो एजुकेशन भी एक पार्ट है हमारी सोसाइटी का, तो बहुत बड़ा पार्ट है, वो इन्फ्लुएंस करता है हमारी सोसाइटी को, हमारी जो सोच है वो डेवलप करने में, हमारी सोसाइटी को डेवलप करने में, नए रिफॉर्म्स लाने में। ओके, तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी, दैट इज इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस सेकेंड यूनिट। ओके, तो उसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज द सोशल चेंज क्या होता है, कॉन्सेप्ट, फैक्टर्स, रोल ऑफ एजुकेशन एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ दैट इज सोशल चेंज एंड सोशल कंट्रोल। इसके बारे में पढ़ते हैं स्टूडेंट। सो समझ में आ रहा है तो आप बिल्कुल कमेंट करना, और नहीं कोई आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। ओके, तो कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल चेंज की बात करें, तो मीनिंग की बात करें, सोशल चेंज रेफर्स टू द सिग्निफिकेंट ट्रांसफॉर्मेशन इन द स्ट्रक्चर, फंक्शंस, वैल्यूज, नॉर्म्स एंड रिलेशनशिप विद इन अ सोसाइटी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो सोशल चेंज का मतलब क्या होता है, आप बहुत ही मिनिमम से वे में, या फिर इस डेफिनेशन को मत देखो। सोशल चेंज मतलब जो भी आपके समाज में नई चीज़ें आ रही हैं, जो भी चेंज या फिर बदलाव आ रहा है, जैसा आप सोच रहे हो, पहले जैसा आप सोचते थे, आपकी सोसाइटी पहले कैसी थी, पहले सोसाइटी मानती थी कि जो फ़ोन है वो तो बिल्कुल ही नहीं यूज़ होने चाहिए, या फिर फ़ोन के बारे में हम सोचते ही नहीं थे, है ना। फिर कोविड आया, फिर उसके बाद सब बच्चों के पास, छोटे छोटे बच्चे, फर्स्ट क्लास के, सेकंड क्लास के, सबके जो होमवर्क हैं वो किस में आने लगे, हमारे फ़ोन में आने लगे, क्लासेस फ़ोन में होने लगे, है ना। तो वो भी क्या है, वो भी सोशल चेंज ही है, हमारी सोसाइटी की थॉट्स में, थिंकिंग्स में, हमारे वैल्यूज चेंज हुई, हमारी नॉर्म्स चेंज हुई, है ना, कि अब माना जाता है कि छोटे बच्चे भी फ़ोन ले सकते हैं, बट सिर्फ पढ़ाई के लिए। रिलेशनशिप्स में चेंज आना विद इन अ सोसाइटी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ओके, तो वो क्या है, वो सोशल चेंज है कि सिग्निफिकेंट ट्रांसफॉर्मेशन इन द स्ट्रक्चर, और दैट इज फंक्शंस, वैल्यूज, नॉर्म्स एंड रिलेशनशिप की चेंज आ रहा है आपकी सोच में, जो वैल्यूज है, मूल्यों में, फंक्शन की कैसे सोसाइटी आपकी वर्क कर रही है उन चीज़ों में। जैसे आपने देखा होगा, पहले लड़कियों को बाहर भी नहीं जाने दिया जाता था ना, पढ़ना तो बहुत दूर की बात है। तो आप देखोगे तो बहुत सारी चीज़ें पहले से बहुत बेटर हो चुकी हैं। ओके, तो वो क्या है, वो भी एक सोशल चेंज का पार्ट है। ओके, सो इट इज़ नॉट जस्ट इंडिविजुअल चेंज बट अ कलेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन। तो एक इंडिविजुअल चेंज नहीं है कि सिर्फ आपकी लाइफ में ही चेंज आया है, वो सोसाइटी की बात करें हम यहाँ पे, तो सोसाइटी में पूरा एज अ होल आ जाता है, एक कम्युनिटी आ जाती है, एक सोसाइटी आ जाती है। ओके, तो कलेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन होता है जो सबके लिए लागू होता है, जो सबके लिए होता है। एग्जाम्पल की बात करें तो एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, वुमेन्स एम्पावरमेंट, स्प्रेड ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन, है ना, कि ये जो छुआछूत था, उस चीज़ का बहिष्कार हुआ, नए जो रिफॉर्म्स आए, प्रोटेस्ट हुए इसके रिगार्डिंग, तो उसके थ्रू ये जो छुआछूत वाली चीज़ है वो ख़त्म हो चुकी है। आज देखोगे आप, बहुत कम एरियाज़ में ये प्रेवलेंट है अगर, है ना, बट आप अर्बन एरियाज़ में देखोगे तो कुछ भी नहीं है ऐसा। सो विमेन एम्पावरमेंट देखो कि जो विमेन हैं उनको अच्छी एजुकेशन दी गई, उनका सम्मान होने लगा। और डिजिटल टेक्नोलॉजी कितनी ज़्यादा बढ़ रही है एजुकेशन में, हम आज एक दूसरे से कैसे, दैट इज़, आप बोल सकते हो कि मैं कैसे आपसे इंटरेक्ट कर पा रही हूँ बिकॉज ऑफ दिस डिजिटल टेक्नोलॉजी। अगर ये नहीं होती तो सिर्फ मेरा एक दायरा रह जाता है, एक लिमिट रह जाती है कि मैं जिस कॉलेज में पढ़ाती हूँ या जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हूँ वहीं पर मुझे पढ़ाना होता है, उसके अलावा मैं और किसी को नहीं पढ़ा पाती। बट दिस, बिकॉज ऑफ दिस टेक्नोलॉजी, I have the chance to interact with you all. Okay, तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं हमारे सोशल चेंज की वजह से। सो नेक्स्ट इज फैक्टर्स ऑफ सोशल चेंज की बात करें तो जैसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी मदद से सोशल चेंज होते हैं, जिसकी वजह से सोशल चेंज हमें देखने को मिलते हैं। तो टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स कि हमारे जो कंट्री में, हमारे एरिया में, हमारी सोसाइटी में इन्वेंशंस हो रहे हैं, नई चीज़ों का निर्माण हो रहा है, इनोवेशंस हो रहे हैं, और इंडस्ट्रियलाइजेशन आ रही है, मतलब डिफरेंट इंडस्ट्रीज हमारे इंडिया में डेवलप हो रही हैं, आ रहे हैं बाहर से, जो दैट इज बिजनेसमैन हैं वो
यहाँ पर इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं, है ना, उनका कल्चर भी हमारे यहाँ पर आ रहा है। तो जिसकी वजह से क्या है, रैपिड चेंज हमें देखने को मिलता है, मतलब जो बहुत ही अचानक से जल्दी जल्दी हो जाता है। ओके, जैसे कि ऑनलाइन एजुकेशन की बात करें या फिर एआई की बात करें, तो सब कुछ चेंज हो चुका है बिकॉज ऑफ दिस टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। आज आप देखोगे तो हर जगह बस ऑनलाइन एजुकेशन, एआई, ऑनलाइन एजुकेशन, एआई, इन सब चीज़ों की ही बात होती है अगर हम एजुकेशन पर्सपेक्टिव में बात करें। ओके, तो टीचिंग लर्निंग पैटर्न्स भी उसके अकॉर्डिंग ही बदल चुके हैं। सो इकोनॉमिक फैक्टर की बात करें तो चेंजेस इन मोड्स ऑफ प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ ऑल्टर सोशल स्ट्रक्चर। तो हमारा जो प्रोडक्शन है, हम दैट इज पहले किस चीज़ पे निर्भर करते थे, अब हम क्या चीज़ें बना रहे हैं। जैसे पहले की बात करें तो एटलस साइकिल बहुत ज़्यादा यूज़ होती थी, है ना, एटलस साइकिल का बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता था। तो अब उस चीज़ से हम कितना ज़्यादा बदल चुके हैं, हम अब बाइक्स और दैट इज कार्स, ये सारी चीज़ें भी डेवलप कर रहे हैं। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हमारे यहाँ पे डेवलप हो रही हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, जैसे बिजनेसेस आ रहे हैं, नए नए बिजनेसमैन या फिर इंडस्ट्रीज आ रही हैं हमारे कंट्री में, जिसकी वजह से इकोनॉमिक फैक्टर भी अफेक्ट हो रहा है या फिर उसमें भी चेंजेस आने लग रहे हैं, है ना। आप देखोगे तो फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमिक दैट इज जीडीपी है हमारी अमंग द कंट्रीज, अमंग द ऑल कंट्रीज। तो वो किस बेसिस पे है, वो हमारे इकोनॉमिक फैक्टर्स के बेसिस पे। क्यों चेंजेस आए, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिली, हमें हमारे प्रोडक्शन, हमारे एम्प्लॉयमेंट या फिर इकोनॉमिक ग्रोथ को। सो एग्जाम्पल जैसे कि लिबरलाइजेशन की बात करें, 1991 में हुआ था, क्रिएटेड डिमांड फॉर स्किल्ड एजुकेशन। तो लिबरलाइजेशन मतलब कि दूसरी इंडस्ट्रीज या फिर दूसरे स्कूल्स या फिर दूसरे कॉलेजेस या फिर एजुकेशन सेटअप हमारी कंट्री में आकर के अपना जो भी ऑर्गेनाइजेशन है या फिर जो सेटअप है वो लगा सकते हैं विद द मिनिमम कॉस्ट, या फिर आप बोल सकते हो कि कोई वहाँ पर ऐसा कोई बैरियर नहीं होगा कि आपको यहाँ पर आने के लिए बहुत सारी फीस देनी है या फिर बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ेंगे। तो वो लिबरलाइजेशन लगा दिया गया ताकि इंडिया में डिमांड हो किस चीज़ की, स्किल्ड एजुकेशन की। ओके, तो इंडिया में भी, हमारे इंडिया में भी दूसरी कंट्री से लोग आए, फिर उनके हिसाब से उनके कल्चर को हम सीखें, डिफरेंट कल्चर के बारे में हम सीखें, तो कैसे हम अपनी एजुकेशन में कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें भी देखने को मिली। ओके, तो उससे भी क्या हुआ, स्किल्ड जब एजुकेशन बनी तो जिसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत ज़्यादा आई हमारी कंट्री में, और दिस विल लेड टू द इकोनॉमिक फैक्टर। ओके, सो कल्चर फैक्टर की बात करें तो कॉन्टेक्ट विद अदर कल्चर, डिफ्यूजन एंड रिफॉर्म मूवमेंट क्रिएट चेंज। तो कल्चर फैक्टर जैसे कि आप दूसरी कंट्री में गए, आप फॉर एग्जांपल आपको एज अ कलीग या फिर एज अ स्टूडेंट आपको मौका मिला कि आप बाहर जाओगे ना, आपने वहाँ के कल्चर को देखा, आपने उसको अडॉप्ट करा, उसको सीखा, क्या हमारे से डिफरेंस है इन सब चीज़ों में, डिफ्यूजन करा, कि आपने डिफ्यूजन इन द सेंस कि आपने देखा होगा ना इंडो तिब्बतन, दैट इज इंडो वेस्टर्न कल्चर, या फिर जहाँ पे इंडिया और वेस्टर्न का कल्चर, जैसे खाने में भी आप देखते हो इंडो चाइनीज जो फूड है ना, तो वो बेसिकली क्या है, वो डिफ्यूजन हो चुका है। कि जैसे आप देखते हो हमारे पहनावे में ही देख लो, तो ऊपर से तो हम कुर्ता पहनेंगे, नीचे हम प्लाजो पहनेंगे, तो वो इंडो वेस्टर्न कल्चर को हम अपना रहे हैं, है ना। तो मतलब हमारे कल्चर में डिफरेंट कल्चर से जब हम कांटेक्ट कर रहे हैं तो डिफ्यूजन हमें मिल रहा है, मतलब डिफ्यूजन इन द सेंस कि मिक्सअप हो रहा है कल्चर्स का। ओके, और रिफॉर्म्स भी आ रहे हैं जिसकी वजह से चेंजेस भी आ रहे हैं हमारी कंट्री में। ओके, सो इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन ड्यूरिंग कॉलोनियल इंडिया। तो आपने देखा होगा कि पहले बिफोर द ब्रिटिश एरा, है ना, हमारे इंडिया में, तो जब बिल्कुल ही क्या था, हमारे यहाँ पे संस्कृत लैंग्वेज का ज़्यादा यूज़ होता था, मतलब संस्कृत का ज़्यादा यूज़ होता था ना। फिर जब मुगल्स आए तो उन्होंने अपना इन्फ्लुएंस छोड़ा। आफ्टर दैट फिर जब ब्रिटिशर्स आए, तो ब्रिटिशर्स के बाद आज हमारी जो एजुकेशन है, आज जो हम पढ़ रहे हैं, ये पास वाली टेक्निक्स, पास फेल होने वाली टेक्निक्स, पेपर की टेक्निक्स, तो वो किसकी वजह से कर रहे हैं हम, बिकॉज ऑफ दिस वेस्टर्न एजुकेशन, मतलब ये जो कॉलोनियल इंडिया था इसकी वजह से ना, उनका प्रभाव हमारी एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा आज भी है। ओके, तो ये तो उसकी वजह से हमारी जो एजुकेशन की जो प्रणाली है या फिर जो चेंज है, बहुत ज़्यादा चेंज हमें देखने को मिला है। नेक्स्ट हम बात करें तो डेमोग्राफिक फैक्टर्स क्या हैं, मतलब कहाँ किस जगह पर आप रहते हो, जैसे कि पॉपुलेशन ग्रोथ क्या है, माइग्रेशन क्या है, मतलब लोग माइग्रेट कर रहे हैं एक जगह, आपकी जगह से दूसरी जगह पे, अर्बनाइजेशन हो रहा है, कि पहले यहाँ पे रूरल था बट अब आप देखते हो ना, सुनते भी हो कि हमारा जो गांव है वो बिल्कुल दैट इज अर्बन एरिया से कनेक्ट हो चुका है। तो वो अर्बनाइजेशन होने लगा है, वहाँ पे फैक्ट्रीज ओपन हो रहे हैं, इंडस्ट्रीज आ रही हैं। ओके, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ रही है, अब सिर्फ लोग खेती पर ही डिपेंड नहीं है, लिटरेसी लेवल इंक्रीज हो रहा है, तो जिससे सोशल पैटर्न्स भी अफेक्ट होते हैं, है ना, उसमें भी प्रभाव पड़ता है।
पॉलिटिकल फैक्टर की बात करें तो जो पॉलिसीज आती हैं रिगार्डिंग एजुकेशन, ओके, रिगार्डिंग सोसाइटी के चेंजेस में, ओके, लॉज आते हैं, गवर्नमेंट एक्शंस होते हैं जिसकी वजह से रिफॉर्म्स मतलब हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। ओके, तो राइट टू एजुकेशन एक्ट की बात करें, इंडिया में 2009 में आया था। तो बेसिकली इससे क्या हुआ कि एजुकेशन एक प्रिविलेज नहीं, एक एक्ट बन चुका है इंपॉर्टेंट, या फिर ये इलीगल एक्ट बन चुका है। अगर इसका किसी ने भी हनन करने की कोशिश करी या फिर किसी भी बच्चे को एजुकेशन प्राप्त करने में कोई भी आपने बाधा डाली तो आपको पनिशमेंट भी मिल सकती है उस चीज़ की, ओके, मिलेगी। ये इलीगल एक तरह से एक्ट इलीगल बन चुका है अगर आपने एजुकेशन दैट इज एजुकेशन से बच्चों को रोका तो, ओके। और जैसे कि और जो पॉलिसीज होते हैं जैसे चाइल्ड मैरिज के ऊपर की, अगर बच्चों की 18 साल से पहले शादी कर दी जाए तो वो भी एक इलीगल वे है, उससे भी आप फैमिली वाले जेल जा सकते हैं, आपको फाइन लग सकता है। सो आइडियोलॉजिकल रिलीजियस फैक्टर्स की बात करें तो सोशल फिलोसफीज, रिलीजियस रिफॉर्म्स एंड आइडियोलॉजीज ड्राइव चेंज। तो आप कौन से रिलीजन से बिलोंग करते हो, आपकी सोसाइटी में कौन सा रिलीजन है, तो वो भी सोशल चेंज लाता है। जैसे कि अब अगर हम इंडिया की बात करें तो वो क्या है, एक डाइवर्स कंट्री है ना, डाइवर्स कंट्री है, तो वहाँ पर डिफरेंट लोग रहते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्सन रहते हैं। तो चेंजेस देखने को मिलते हैं हमेशा, और रिफॉर्म्स होते हैं। आइडियोलॉजिकल ड्राइव चेंज होता है कि कभी किसी की आइडियोलॉजी को हम फॉलो करते हैं, कभी किसी की आइडियोलॉजी को, विचारधारा को। तो सोशल फिलोसफीज जो हैं वो भी हमें हेल्प करती हैं, वो भी अफेक्ट करती हैं सोशल चेंज में। जैसे कि भक्ति मूवमेंट की बात करें, फिर गांधीन फिलोसफी ऑफ बेसिक एजुकेशन की बात करें, जिसमें बेसिक एजुकेशन या फिर आप बोल सकते हो नई तालीम आई थी, जिसमें गांधी जी ने बोला था कि हमारी जो एजुकेशन होनी चाहिए वो हमारे अंदर होलिस्टिक डेवलपमेंट हमारी करे, मतलब हेड, हैंड और हार्ट को, है ना, मतलब हमारा जो विकास है वो पूर्ण तरीके से होना चाहिए। सो क्राफ्ट एजुकेशन पे इन्होंने फोकस करा था, वीमेन एजुकेशन पे फोकस करा था। सेल्फ रिलायंट बनना है इंसान को, किसी और पर डिपेंड नहीं होना है, और सिंपल लिविंग और दैट इज हाई थिंकिंग, वो सारी चीज़ें इन्होंने बोली थी, ओके। तो इससे हमारी जो आइडियोलॉजी है, विचारधारा है, उनकी वजह से, उनकी विचारधारा की वजह से सोसाइटी में चेंजेस भी आए, ओके, हमारी सोच भी बदली। सो रोल ऑफ एजुकेशन एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल चेंज। तो एजुकेशन का क्या रोल है किसमें, सोशल चेंज में, ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर एंड वैल्यूज। तो एजुकेशन की मदद से ही, शिक्षा की मदद से ही हमें क्या मिलता है, हमें हमारी जो वैल्यूज हैं, जैसे डेमोक्रेसी वैल्यूज है, इक्वालिटी और सेक्युलरिज्म की, कि हमारा जो कंट्री है वो धर्मनिरपेक्ष है, इक्वालिटी को प्रमोट करता है, डेमोक्रेसी को प्रमोट करता है कि वी हैव द इक्वल राइट्स, इक्वल अपॉर्चुनिटीज इन एवरी टर्म, इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ द एरिया, ओके। तो डिजायरेबल वैल्यूज हमारे अंदर डेवलप होती है बिकॉज ऑफ द एजुकेशन। क्रिटिकल अवेयरनेस आती है कि हम, तार्किक सोच हमारी बन जाती है, हम चीज़ों को आलोचनात्मक तरीके से सोचते हैं, ऐसे ही कुछ ब्लाइंड फेथ या ब्लाइंड ट्रेडिशंस को फॉलो नहीं कर लेते हैं, है ना। और सुपरस्टिशंस जो हैं, जो अंधविश्वास है, फिर इनइक्वालिटीज़ हैं, उनके खिलाफ हम आवाज़ उठाते हैं। सोशल मोबिलिटी एजुकेशन की बात करें तो आपको एजुकेशन ऊपर की तरफ बढ़ाती है, मतलब अपवर्ड मोबिलिटी की तरफ लेकर के जाती है। आप अगर बहुत पुअर क्लास से बिलोंग करते थे और आपने अच्छी शिक्षा ली, तो आप उससे अपने जो स्टेटस है, अपना जो स्टेटस है वो और हाई लेवल कर लेती हो, बिकॉज ऑफ द बेटर ऑक्यूपेशंस एंड लाइफस्टाइल्स, एंड दिस विल बी बिकॉज ऑफ द एजुकेशन, ओके। सो मॉडर्नाइजेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट की बात करें तो साइंटिफिक आउटलुक डेवलप होता है, कि आपकी जो विचारधारा होती है, आपकी जो सोच होती है वो साइंटिफिक वे में डेवलप हो जाती है। आप जो आउटडेटेड चीज़ें हैं उनको फॉलो नहीं करते हो, नई चीज़ों को जिसको आप प्रूव कर सकते हो, जिसके बारे में आप बता सकते हो, उन चीज़ों को फॉलो करते हो, जिसकी वजह से टेक्नोलॉजी और आप नई नई चीज़ों को इनोवेट, मतलब नई नई चीज़ों का निर्माण होता है, और जिसकी वजह से हमारी कंट्री में, हमारी सोसाइटी में मॉडर्नाइजेशन हमें देखने को मिलता है, नई कल्चर के बारे में, हमें नई चीज़ों के बारे में, नई टेक्निक्स के बारे में, और जिससे जो राष्ट्र का डेवलपमेंट, राष्ट्र का विकास भी होता है। सो जेंडर एंड सोशल इक्वालिटी की बात करें तो स्प्रेड ऑफ एजुकेशन अमंग विमेन एंड मार्जिनाइज ग्रुप रिड्यूसेस इनइक्वालिटीज़, कि हम विमेन में एजुकेशन, विमेन को एजुकेशन देंगे और मार्जिनाइज ग्रुप्स को, तो जिसकी वजह से इनइक्वालिटीज डिक्रीज होंगी ऑब्वियसली। एजेंट्स ऑफ चेंज क्रिएट करना, मतलब टीचर्स एक तरह से, या एडुकेटेड यूथ या फिर रिफॉर्मर्स को एक तरह से हम एजेंट मानते हैं, फिर लीडर मानते हैं, जिनकी मदद से, जिनको सुन करके आपकी विचारधारा चेंज होती है। जैसे विकास दिव्य कीर्ति की बात करें या फिर और भी डिफरेंट खान सर की बात करें, तो बेसिकली ये सब कौन है जो हमें हेल्प करते हैं, हमारी जो सोच है, जो हमारी सुपरस्टिशियस सोच है, या फिर आप बोल सकते हैं आउटडेटेड सोच है, उसको डेवलप करने में। तो इनको एक तरह से ये सोसाइटी में बहुत ज़्यादा चेंज लाने की कोशिश करते हैं, हमारी विचारधारा में, सोसाइटी की विचारधारा में चेंजेस लाने की कोशिश करते हैं। तो कौन हो सकते हैं, वो हमारे टीचर्स भी हो सकते हैं, जो पढ़े लिखे यूथ हैं, युवा हैं वो भी, और रिफॉर्मर्स होते हैं जो नई चीज़ लाने की कोशिश करते हैं, वो सारे लोग भी, ओके।
तो वो सोशल चेंज के लीडर्स होते हैं, उनको नेतृत्व करते हैं। नेक्स्ट इज एजुकेशन एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल कंट्रोल। तो एजुकेशन कैसे इंस्ट्रूमेंट है सोशल कंट्रोल का? तो नॉर्म्स एंड डिसिप्लिन की बात करें तो स्कूल टीच पंचुअलिटी, ओबीडियंस एंड कोऑपरेशन। तो स्कूल हमें सिखाता है कि कैसे हमें टाइम से सारी चीज़ें करनी चाहिए, पंचुअल रहें हम, है ना, टाइम रहते हुए सारी चीज़ें करें, ओबीडियंस के साथ दूसरों की जो इट इज़ दूसरों की बात का कैसे पालन करें, या फिर कोऑपरेशन कैसे करें, एक दूसरे के साथ मिलकर के काम कैसे करें, तो उन सब चीज़ों को सिखाता है। वैल्यू ट्रांसमिट करता है आपके अंदर, जैसे कि रिस्पेक्ट फॉर अदर्स, या फिर दैट इज़ योर लो। जो हम देखते हैं ना कि रेड लाइट पे हमें रुकना है, तो वो क्यों रुकते हैं, हमें सिखाया जाता है वो सारी चीज़ें। यूनिटी के लिए हमें बताया जाता है, टॉलरेंस के लिए हमें बताया जाता है। डाइवर्स ग्रुप की बात करें तो इंटीग्रेशन ऑफ डाइवर्स ग्रुप, नेशनल करिकुलम, कॉमन स्कूलिंग, हेल्प इन यूनिटी अमंग डिफरेंट कास्ट, रिलीजन एंड रीजन। तो नेशनल करिकुलम या फिर कॉमन स्कूलिंग हमें हेल्प करती है कि हम एक साथ रहें, मिल कर के रहें, है ना, कोई भी किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन ना हो किसी भी तरह से। ओके, डिवियंस को रिड्यूस करना, मतलब कि जो भी हमारे अंदर दैट इज प्रॉब्लम्स है, या फिर हमारे सोच में जो प्रॉब्लम्स हैं, जो क्राइम्स हो रहे हैं या फिर एंटी सोशल बिहेवियर है, उसके प्रति आप अवेयरनेस फैलाओगे एजुकेशन के थ्रू। ओके, जैसे लॉज क्या है, हमारे राइट्स और ड्यूटीज़ हमारी क्या कहती हैं, जो क्राइम्स है वो ख़त्म होने चाहिए, उसको डिस्करेज करता है एजुकेशन। और एंटी सोशल बिहेवियर को भी बिल्कुल ख़त्म करता है, या फिर उसको डिस्करेज करता है, उसको नकारता है। ओके, सो ये सारी चीज़ें क्या हो गई, ये सारी चीज़ें हैं एजुकेशन कैसे आपको हेल्प कर सकती है सोशल कंट्रोल के लिए। ओके, ये सो स्टूडेंट ये वाला टॉपिक भी खत्म होता है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज ऑफ द सेकंड यूनिट, कॉन्सेप्ट ऑफ अर्बनाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन विद रेफरेंस टू इंडियन सोसाइटी एंड देयर एजुकेशन इम्प्लीकेशन। तो क्या होता है ये अर्बनाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन या फिर वेस्टर्नाइजेशन, इनके बारे में पढ़ते हैं स्टूडेंट। बहुत ही ईजी सा टॉपिक है। अर्बनाइजेशन की बात करें तो अर्बनाइजेशन जैसा वर्ड ही आपको दर्शा रहा है, डिपिक्ट कर रहा है, जहाँ पर जो रूरल एरिया की जो पॉपुलेशन होती है वो अर्बन सेंटर्स में शिफ्ट हो जाती है ना, मतलब उनकी लाइफस्टाइल में चेंज आ जाता है, ऑक्यूपेशन में चेंज हो जाता है, या फिर सोशल स्ट्रक्चर में चेंज होता है। जैसे कि मैंने अभी भी बोला था कि आपका जो रूरल एरिया था वो डेवलप हो चुका है, उधर इंडस्ट्रीज आ गए, तो वो भी उसका भी क्या हो गया, वो रूरल से अर्बन एरिया बन चुका है। अब वहाँ पर आपकी जो लाइफस्टाइल है उसमें चेंज हो चुका है। जैसे गाँव की बात करें तो वहाँ पर दूध, गाय, भैंस, गाय, इन सब चीज़ों पे डिपेंड होते हैं ना, जो आपके एनिमल्स होते हैं, है ना, डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, उन सब पे डिपेंड होते हैं। बट जैसे ही आप अर्बन एरिया में आओगे तो वहाँ पर आपको वो चीज़ें देखने को मिलती ही नहीं है। ओके, तो आपकी लाइफस्टाइल चेंज हो चुकी है, आपका ऑक्यूपेशन चेंज हो चुका है। जैसे जैसे लोग फार्मिंग पे डिपेंड होते हैं इन द रूरल एरिया ना, तो फार्मिंग पे डिपेंड होते हैं ज़्यादा, बट जैसे अर्बनाइजेशन आता है तो डिफरेंट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ ओपन हो जाती हैं, फैक्ट्रीज में काम करते हैं, इंडस्ट्रीज में जाते हैं, बिजनेसेस करते हैं। तो अर्बनाइजेशन का क्या मतलब है कि जो रूरल एरिया के लोग हैं वो अर्बन सेंटर में शिफ्ट हो जाएंगे, उनकी लाइफस्टाइल, उनकी ऑक्यूपेशन या फिर सोशल स्ट्रक्चर में चेंज आ जाना। सो इसमें क्या है कि सिटीज़ डेवलप होना, सिटीज़ में ग्रोथ होना, टाउन्स बनना, इंडस्ट्रीज बनना, और मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे बिल्डिंग्स, और ये देखते हो ना कि इतने बड़े बड़े फ्लैट्स बने हुए हैं ना, तो छोटे से एरिया में इतने सारे लोग रहते हैं। गांव में आप देखोगे तो घर का एरिया कितना बड़ा होता है ना, तो वहाँ पर गाय भैंस, आपके जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स होते हैं, आपके पास अच्छा सा ग्राउंड भी होता है खेलने के लिए, बड़ा स्पेस भी होता है, खुला एरिया भी होता है। बट अगर हम शहर की बात करें तो वहाँ पर एक लिमिटेड सा एरिया होता है जो बिल्कुल बंद होता है, आप बिल्कुल बंद जगह में रहते हो वहाँ पे, तो डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है। ओके, तो लुईस वर्थ के द्वारा अर्बनाइजेशन इज मार्क्ड बाय लार्ज, डेंस एंड हेट्रोजीनियस सेटलमेंट। सो अर्बनाइजेशन क्या है, लार्ज, डेंस और हेट्रोजीनियस सेटलमेंट है, जहाँ पर डिफरेंट तरह के लोग रहते हैं, डिफरेंट तरह के लोग इंटरेक्ट करते हैं। आप सोसाइटी, आप सिटीज़ में देखोगे कि कोई कहीं से बिलोंग करता है, कोई कहीं से बिलोंग करता है ना, तो हम देखते हैं ना कि हम जब जब शहर में रहने लग जाते हैं तो वहाँ पे देखते हैं कि डिफरेंट जगह से लोग आते हैं। ओके, डिफरेंट जगह से लोग रहने के लिए आते हैं, डिफरेंट कल्चर के लोग होते हैं, तो वो एक तरह से वो क्या है, अर्बनाइजेशन का ही रूप है वो। ओके, सो ये नेक्स्ट की बात करें तो अर्बनाइजेशन इन सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी। सो इंडिया हैज सीन रैपिड अर्बनाइजेशन सीन्स इंडिपेंडेंस। तो जब से जो देश है हमारा आज़ाद हुआ है तब से हमें बहुत ज़्यादा अर्बनाइजेशन देखने को मिला है, स्पेशली आफ्टर इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की, जब से लिबरलाइजेशन हुआ है तब से तो बहुत ही ज़्यादा। सो माइग्रेशन हुआ है पीपल का विलेजेस से सिटीज़ में, एम्प्लॉयमेंट के लिए आप बात कर सकते हो, रोजगार के लिए, या फिर एजुकेशन के लिए, या फिर बेटर लिविंग के लिए। आप देखते हो आपकी सोच भी, हमारी सोच भी बेसिकली यही रहती है कि हम शहर में जाएँ और शहर में जाकर के पढ़ें, शहर में जाकर के हमें अच्छी जॉब मिलेगी। अगर हम गाँव में रहेंगे तो वही हमारी जो पुरानी जो रूढ़िवादी सोच है वही बनी रहेगी। ओके, तो जो लोग हैं वो विलेजेस से सिटीज़ में मूव हो रहे हैं बिकॉज ऑफ द
because of the good employment opportunity, education और better living. Okay, so development of metros like the जहाँ पर different तरह के लोग रहते हैं, different तरह in the sense कि जहाँ पर आप बोल सकते हो कि different culture के लोग हैं, different आपको society के लोग मिलेंगे, अलग अलग तरह के लोग रहते हैं. जैसे दिल्ली की बात करें, है ना, मुंबई की बात करें, बेंगलुरु की बात करें, हैदराबाद की बात करें, तो वहाँ पर ऐसा नहीं देखोगे आप दिल्ली में कि वहाँ पे दिल्ली में मतलब दिल्ली के ही लोग हैं. दिल्ली के लोग नहीं, वो डिफरेंट डिफरेंट जगह से, जैसे केरला से कोई रह रहा है, बेंगलोर से कोई रह रहा है, या फिर आप बोल सकते हो कि हरियाणा से कोई रह रहा है, उड़ीसा से कोई रह रहा है, तो अलग अलग तरह के लोग आपको देखने को मिलते हैं. एंड एक्सपेंशन ऑफ स्लम, तो जो स्लम्स हैं वो भी बढ़ रही हैं बिकॉज ऑफ दिस अर्बनाइजेशन. ओके, तो क्रिएट बोथ अपॉर्चुनिटीज की आपको मॉडर्न जॉब्स और एजुकेशन भी मिलती है, साथ के साथ ओवर क्राउडिंग और इनइक्वालिटी और अनएम्प्लॉयमेंट भी देखने को मिलता है, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा होते हैं, तो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है क्या अर्बन एरियाज में, तो जिसकी वजह से हम दैट इज इनइक्वालिटी को देखने को मिलती है. जैसे रिच क्लास के लोग हैं उनका अलग ही स्वभाव होता है, जो मिडिल क्लास के उनका अलग, जो पुअर क्लास है उनको कोई पूछता ही नहीं. ओके, अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज़्यादा है, बेरोजगारी इतनी ज़्यादा हो जाती है बिकॉज ऑफ द अर्बनाइजेशन, बिकॉज ऑफ द मतलब बोथ प्रोज और कॉन्स दोनों हैं, एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं. एजुकेशनल इम्प्लीकेशन की बात करें तो इंक्रीज डिमांड फॉर स्कूल्स, कॉलेजेस, टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस इन अर्बन एरियाज. तो यहाँ पर क्या होता है कि डिमांड्स इंक्रीज होती हैं स्कूल्स के लिए, है ना, कॉलेजेस के लिए बिकॉज ऑफ द अर्बनाइजेशन, और टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस डेवलप होते हैं अर्बन एरियाज में जो आपको टेक्निकल एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं. जैसे इंजीनियरिंग की बात करो, मैथमेटिक्स की बात करो, साइंस की बात कर लो, तो वो सारी चीज़ें आपको डेवलप करी जाती हैं, आपको सिखाई जाती हैं. ओके, तो ग्रोथ ऑफ प्राइवेट एंड इंटरनेशनल स्कूल्स इन सिटीज़, तो आप देखते हो आपकी सिटी में कितने इंटरनेशनल स्कूल्स ओपन हो चुके हैं, प्राइवेट स्कूल्स इलीट वर्ग के लोगों के लिए कितने ज़्यादा स्कूल्स हैं जहाँ पर जो मॉडर्न सोसाइटी के लोग हैं वो जाते हैं. ओके, सो एक्सपेंशन ऑफ वोकेशनल एंड प्रोफेशनल एजुकेशन टू मीट्स इंडस्ट्रियल नीड्स, कि यहाँ पर अब वोकेशनल और प्रोफेशनल एजुकेशन दोनों दी जाती है ताकि जो इंडस्ट्रीज़ की जो नीड्स हैं वो कंप्लीट कर सके. मतलब इंडस्ट्रीज़ में जो लोग हैं उनको जो जो चीज़ें उन्हें चाहिए इंडस्ट्रीज़ के लोगों को, तो वो सारी चीज़ें डेवलप कराई जाती हैं बच्चों के थ्रू, उनकी एजुकेशन के थ्रू. ओके, उनको वोकेशनल, उनको स्किल्ड एजुकेशन दी जाती है और प्रोफेशनल एजुकेशन दी जाती है. सो अर्बन रूरल एजुकेशनल गैप्स जो है वो बढ़ जाता है कि अर्बन वाले लोग हैं उनकी सोच अलग हो जाती है, रूरल एरिया के लोगों की सोच अलग हो जाती है. तो इससे जो गैप है इन दोनों के बीच में, सोसाइटीज़ के बीच में दो तरह की, वो एक तरह से वाइडन हो जाता है, वो गहरा हो जाता है, और सिटीज़ जो हैं उनमें बेटर क्वालिटी मिलती है, और रूरल की बात करें तो वहाँ पर एरिया लैग भी देखने को मिलता है. ओके, सो इश्यूज लाइक ओवर क्राउडेड क्लासरूम, कमर्शलाइजेशन ऑफ एजुकेशन एंड अनइक्वल एक्सेस. तो अर्बनाइजेशन की वजह से हमें प्रॉब्लम्स भी देखने को मिलती है कि इतने सारे बच्चे क्लासरूम्स में, इतने सारे बच्चे होते हैं स्कूल्स में जहाँ पे टीचर्स बहुत कम होते हैं और बच्चे इतने ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से ओवर क्राउडिंग देखने को मिलता है. एजुकेशन का कमर्शलाइजेशन हो चुका है, मतलब एजुकेशन को एक बिजनेस की तरह माना जा रहा है बस कि आप फीस दे दी तो आप पढ़ोगे, नहीं दोगे तो नहीं पढ़ पाओगे, आपको फैसिलिटीज़ भी नहीं मिलेंगी, जितनी फीस आप दोगे उतना आपको फैसिलिटीज़ मिलेंगी. ओके, तो एक तरह से बिजनेस बना दिया गया, प्रॉफिट मेकिंग इंस्टीट्यूशंस बना दिए गए हैं, और अनइक्वल एक्सेस हो रहा है किसमें कि आपको तभी एजुकेशन मिलेगी, तब आप अच्छा अर्न करोगे, तभी आपको एक बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, नहीं तो आप जो नॉर्मल स्कूल है उसी में ही जाओगे. ओके, सो ये मॉडर्नाइजेशन आ जाता है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की. मॉडर्नाइजेशन क्या होता है? अर्बनाइजेशन मतलब शहरीकरण, आप इसे हिंदी में बोल सकते हो. मॉडर्नाइजेशन क्या होता है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ अडॉप्टिंग न्यू आइडियाज, वैल्यूज, इंस्टीट्यूशंस, टेक्नोलॉजीज दैट लीड टू प्रोग्रेसिव सोशल चेंज. तो मॉडर्नाइजेशन मतलब जब आप नए आइडियाज अडॉप्ट करने लग जाते हो, है ना, अपनाने लग जाते हो, नए वैल्यूज, नए मूल्यों को, नए इंस्टीट्यूशंस को, या फिर नई टेक्नोलॉजीज को, ताकि आप एक अच्छी तरह के मतलब प्रोग्रेसिव सोशल चेंज की तरफ आप बढ़ो, है ना. मतलब आपकी जो विचारधारा है, आपकी जो सोच, आपकी जो आइडियाज हैं वो आपको आगे की तरफ लेकर के जाए. इट एम्फसाइज रैशनलिटी, कि आप तार्किक सोच आपकी बढ़ जाती है, साइंटिफिक आउटलुक आपका डेवलप होता है, और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होता है. सेक्युलरिज्म की भावना आपके अंदर आती है, धर्मनिरपेक्ष की, कि सब लोग इक्वल हैं, डेमोक्रेसी की, सबके पास राइट है, और इक्वालिटी की. ओके, तो डैनियल लर्नर की बात करें तो मॉडर्नाइजेशन इज द प्रोसेस बाय विच सोसाइटीज मूव फ्रॉम ट्रेडिशनल टू मॉडर्न वेज ऑफ लाइफ. तो मॉडर्नाइजेशन इनके द्वारा क्या कहा गया कि एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे जो सोसाइटीज हैं वो ट्रेडिशनल से जो
पुरानी चीज़ें थी, उससे वो पुरानी लाइफ थी, उनकी पुरानी लाइफ, उससे वो मॉडर्न वे ऑफ लाइफ की तरफ बढ़ जाते हैं। वो सीखने लग जाते हैं मॉडर्न चीज़ों को, नए विचारों को, वेस्टर्न थिंकिंग उनकी डेवलप हो जाती है, नई सोच डेवलप हो जाती है। तो उसके थ्रू अगर ढल जाएंगे, टेक्नोलॉजीज आएंगी, तो वो क्या है, वो मॉडर्नाइजेशन है। ओके, सो मॉडर्नाइजेशन इन इंडियन सोसाइटी की बात करें तो आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया अडॉप्टेड मॉडर्नाइजेशन इन इकोनॉमी, पॉलिटिक्स एंड एजुकेशन। तो हर तरह से मॉडर्नाइजेशन हमें देखने को मिला है ना। हमारी इकोनॉमी में भी, हमारी पॉलिटिक्स में भी। हमारी इकोनॉमी अगर हम बात करें तो पहले सिर्फ एग्रीकल्चर पर मोस्टली डिपेंड थी, है ना, एग्रीकल्चर पे ज़्यादा डिपेंड थी। तो जैसे कि मॉडर्नाइजेशन आया तो डिफरेंट टेक्नोलॉजीज डेवलप हुई, इनोवेशंस हुए। पॉलिटिक्स की बात करें तो उसमें चेंजेस आए, और एजुकेशन की बात करें तो सब में। ओके, ग्रीन रेवोल्यूशन जो कि किससे रिलेटेड था, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, आईटी रेवोल्यूशन, ग्लोबलाइजेशन, डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, विमेंस एम्पावरमेंट, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिली बिकॉज ऑफ अवर साइंटिफिक आउटलुक या फिर बिकॉज ऑफ अवर रैशनल थिंकिंग। ओके, साइंटिफिक आउटलुक बोल सकते हो या फिर हमारी जो रैशनल थिंकिंग है, तार्किक सोच है, उसकी मदद से। ओके, सो स्प्रेड ऑफ साइंटिफिक आउटलुक, दैट इज अर्बन लाइफस्टाइल, मास मीडिया एंड कंज्यूमर कल्चर। तो अब ये कंज्यूमर कल्चर बन चुका है, सबके राइट्स के बारे में सबको पता है ना। मास मीडिया बढ़ चुका है, हमें डिफरेंट, आप एक जगह बैठ के टीवी में देख सकते हो डिफरेंट जगह के बारे में, है ना। अर्बन लाइफस्टाइल्स बढ़ चुकी है, साइंटिफिक आउटलुक बढ़ चुका है। तो मॉडर्नाइजेशन को एग्जिस्ट करता है विद ट्रेडिशन, जॉइंट फैमिलीज और कास्ट प्रैक्टिसेस एंड रिचुअल्स दैट इज स्टिल परसिस्ट। कि मॉडर्नाइजेशन एग्जिस्ट तो करता है बट ट्रेडिशंस अभी भी चले आ रहे हैं, कि जॉइंट फैमिलीज में लोग रहते हैं बट बहुत कम। ओके, और कास्ट प्रैक्टिसेस भी होती हैं। ओके, मतलब जो अनइक्वल अपॉर्चुनिटीज होते हैं कास्ट को मिलती हैं, वो भी हैं अभी भी, और रिचुअल्स भी अभी भी एग्जिस्ट करते हैं। ओके, तो मॉडर्नाइजेशन को एग्जिस्ट विद ट्रेडिशन के साथ अभी भी चला आ रहा है, बदला नहीं है, बहुत कम स्तर पे बदला है। एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस की बात करें तो करिकुलम रिफॉर्म्स, चेंजेस देखने को मिलते हैं करिकुलम में, हमारे पाठ्यक्रम में। तो जो हमें साइंटिफिक आउटलुक डेवलप करेंगे हमारे अंदर, जैसे इंजीनियरिंग, साइंस और स्टेम एजुकेशन, बेसिकली आप बोल सकते हो साइंस, टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स और इंजीनियरिंग, इनकी एजुकेशन आपको प्रोवाइड करना। और मॉडर्न पेडागोजी डेवलप हो चुकी है, जैसे डिजिटल लर्निंग आप कर रहे हो, ई क्लासरूम्स डेवलप हो चुकी हैं। एनईपी 2020 में इतने सारे रिफॉर्म्स देख रहे हो, जो बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को मिलते हैं अकॉर्डिंग टू द 21st सेंचुरी स्किल्स ऑफ द स्टूडेंट्स, ऑफ द लर्नर्स। ओके, 21st सेंचुरी स्किल्स के अकॉर्डिंग जो नीड्स होनी चाहिए एक टीचर्स की, जैसे आप बीएड में देखोगे तो आईटेप को लॉन्च कर दिया गया, दैट इज 4 ईयर बीएड प्रोग्राम, जहाँ पे बच्चे अपने आप को बहुत अच्छे से ढाल सकते हैं एक अच्छा टीचर बनने में। सो साइंटिफिक टेम्पर की बात करें तो एजुकेशन प्रमोट रैशनल इंक्वायरी, क्रिटिकल थिंकिंग एंड इनोवेशन। सोशल वैल्यूज़ की बात करें तो हमारे अंदर सोशल वैल्यूज़ डेवलप होती है, जैसे डेमोक्रेसी की, सेक्युलरिज्म की, धर्मनिरपेक्ष की, इक्वालिटी की और ह्यूमन राइट्स की। हमें अपने इक्वल राइट्स के बारे में पता चलता है, हमारे क्या राइट्स एज अ कंज्यूमर, एज अ सिटीजन, हमारे क्या राइट्स हैं, उन सब चीज़ों के बारे में हमारे अंदर सोच डेवलप होती है। और एजुकेशन एक टूल है जो हमें बैलेंस बनाए रखता है मॉडर्निटी विद ट्रेडिशन, कि हम मॉडर्न चीज़ों को भी अपने साथ के साथ हमारे जो ट्रेडिशंस हैं, हमारी जो रीति रिवाज है, उनको भी हम लेकर के चले। मतलब प्रिजर्व करने में हेल्प करता है हमारे कल्चर को। ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल ही मॉडर्न बन गए हो, आपको पता है कि आपकी क्या मूल्य हैं, क्या आपकी ट्रेडिशंस हैं, उनको साथ में लेकर के चलते हो। ओके, नेक्स्ट इस बात करें तो वेस्टर्नाइजेशन की। तो वेस्टर्नाइजेशन क्या होता है स्टूडेंट्स, वेस्टर्नाइजेशन रेफर्स टू द प्रोसेस बाय विच नॉन वेस्टर्न सोसाइटीज अडॉप्ट वेस्टर्न कल्चर, वैल्यूज, लाइफस्टाइल एंड इंस्टीट्यूशन। तो वेस्टर्नाइजेशन क्या होता है स्टूडेंट्स, मतलब एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पे जो नॉन वेस्टर्न सोसाइटीज हैं क्या करती हैं, वो अडॉप्ट करती हैं वेस्टर्न कल्चर को, है ना, जो यूरोपियन कल्चर है बेसिकली उसको, या फिर वैल्यूज को, या फिर लाइफस्टाइल को, या फिर इंस्टीट्यूशंस को। तो एम श्रीनिवास के बारे के अकॉर्डिंग देखिए तो इट मीन्स द अडॉप्शन ऑफ वेस्टर्न पैटर्न ऑफ लाइफ। जैसे कि हम जो पैटर्न अपना लेते हैं, जैसे हमारी जो ड्रेस, हमारे जो पहनने का तरीका है, हमारे खाने का तरीका है, इंस्टीट्यूशंस जो हैं, है ना, टेक्नोलॉजी जो है, आइडियाज़ जो हैं, सब कुछ हमारे अंदर जो सारी चीज़ें चेंज आ जाना, कि जो नॉन वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, जैसे हमारी इंडिया है, ईस्टर्न कंट्री है, तो वो वेस्टर्न जो कंट्रीज़ हैं, वेस्टर्न जो उनका पैटर्न है उसको अपना लेते हैं, खाने में भी, पीने में भी, रहने में भी, सहने में भी, इंस्टीट्यूशंस में भी, टेक्नोलॉजी में भी, और हमारे आइडियाज़ में भी, हमारी विचारधारा में भी। ओके, वेस्टर्नाइजेशन इन इंडियन सोसाइटी की बात करें तो बिगिन ड्यूरिंग दैट इज ब्रिटिश कॉलोनियल रूल विद इंग्लिश एजुकेशन, वेस्टर्न लॉज एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो इंडिया की बात करें तो हमारी इंडिया में वेस्टर्न जो हमारा जो कल्चर है वो कैसे अपनाया गया, तो जब कॉलोनियल हमारे ऊपर रूल हुआ, ब्रिटिश कॉलोनियल रूल हुआ, तो जिसकी वजह से इंग्लिश एजुकेशन आई, फिर वेस्टर्न लॉज बने, है ना, जो IAS IPS जो आज बनते हैं, वो सब भी जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हैं, तो वो सब भी हमें हमारे इंडिया में कौन लाया था, यही जो ब्रिटिशर्स थे ये लेकर के आए रहे। तो कुछ अच्छी भी चीज़ थी और कुछ बेकार भी चीज़ें थी, मतलब ज़्यादा बेकार चीज़ें थी। ओके, और एडमिनिस्ट्रेशन तो सब कुछ जो है
है आज जो चल रहा है वो बिकॉज ऑफ दिस, मतलब उस पे जो हम इन्फ्लुएंस किसका है, ब्रिटिश कॉलोनियल रूल का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। तो इंग्लिश लैंग्वेज बढ़ी, ओके, उसका वो ज़्यादा अब हम बोल रहे हैं, हम सीख भी रहे हैं, तो इंग्लिश में तो सीख रहे हैं, ओके। तो वेस्टर्न ड्रेस या फिर लीगल सिस्टम, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी एंड इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन, तो ये सारी चीज़ें हमें क्या देखने को मिल रही है, वेस्टर्न कल्चर के अकॉर्डिंग देखने को मिल रही है, ओके, वेस्टर्नाइजेशन की वजह से देखने को मिल रही है। तो वेस्टर्न लाइफस्टाइल हमें अर्बन इंडिया में देखने को मिलता है, जैसे कंज्यूमरिज्म, फास्ट फूड और न्यूक्लियर फैमिलीज, है ना, कि सिर्फ एक घर में सिर्फ 2 या 3 बस माँ बाप और बच्चे रहते हैं, फास्ट फूड खाते हैं, कंज्यूमरिज्म है हमारे अंदर, कि हमारा जो सोच है वो कंज्यूमर की एक तरह हो चुकी है, कि हमें जहाँ पे जो चीज़ प्रॉफिट देगी, अच्छी लगेगी, वही चीज़ हम करेंगे, ओके। सो ऑल्सो ब्रॉड सोशल रिफॉर्म, तो सोशल रिफॉर्म्स भी आए अकॉर्डिंग बिकॉज ऑफ द वेस्टर्नाइजेशन, जैसे कि सती का बहिष्कार हुआ, सती प्रथा का, चाइल्ड मैरिज में रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई कि 18 ईयर से पहले आप शादी नहीं कर सकते एज अ गर्ल, और अगर बॉय की बात करें तो 21 ईयर्स, ओके। प्रमोशन ऑफ विमेंस एजुकेशन, विमेन एजुकेशन को प्रमोट करा गया, तो कुछ चीज़ें अच्छी भी हमें देखने को मिली बिकॉज ऑफ द वेस्टर्नाइजेशन, ओके। सो एजुकेशन इम्प्लीकेशन की बात करें तो इंग्लिश एजुकेशन का डेवलप, मतलब इंग्लिश एजुकेशन बहुत ज़्यादा बढ़ी वेस्टर्नाइजेशन की वजह से, हमारी जो दैट इज़ ग्लोबल लैंग्वेज ऑफ एजुकेशन है वो कंटिन्यू रही इंग्लिश, है ना। और मॉडर्न सब्जेक्ट्स की बात करें तो मॉडर्न सब्जेक्ट जैसे साइंस आए, मेडिसिन, इंजीनियरिंग, सोशल साइंस, ये सारी चीज़ें आई हमारे इंडियन एजुकेशन में उनकी विचारधारा के अकॉर्डिंग। रोड टू एनालिटिकल लर्निंग से हमारी जो थिंकिंग है वो डेवलप हुई, हमारी जो हम जो सीखते थे तो वो रोड मेमोराइजेशन, जैसे कि जो रटते थे चीज़ें उसको हटा करके हम एनालिटिकल लर्निंग पे आए हैं, तो वो वेस्टर्न पेडागोजी के अकॉर्डिंग ही इंस्पायर हुई हैं। तो क्या रियल में ऐसा है? अगर हम रियलिटी की बात करें तो क्या अभी भी हम एनालिटिकल लर्निंग कर रहे हैं या रोट लर्निंग कर रहे हैं? बेसिकली रोट लर्निंग ही कर रहे हैं ना, एग्जाम्स के लिए, पास होने के लिए, वो सारी चीज़ें। सो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की बात करें तो यूनिवर्सिटीज़ मॉडल ऑन वेस्टर्न लाइंस, कि हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, है ना, इतने सारे स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, तो सब वेस्टर्न लाइंस पे, मतलब वेस्टर्न तरीके से ही हमें पढ़ाया जाता है वहाँ पर, ओके। चैलेंजेस की बात करें तो ज़्यादातर वेस्टर्न मॉडल्स जो हैं बहुत ज़्यादा एम्फोसिस कर दिया गया है उस पर, तो जिसकी वजह से जो हमारी इंडिजीनियस नॉलेज थी, मतलब जो हमारे इंडिया की जो नॉलेज थी, हमारे इंडिया के जो कल्चर थे, उन सब चीज़ों को दबा दिया गया, सप्रेस कर दिया गया है, और जो वेस्टर्न मॉडल्स हैं उसको ज़्यादा ला दिया गया है ना। कल्चर एलिनेशन होने लगा है कि हम हमारे जो कल्चर है उनकी कोई भी मतलब कोई भी उन सब चीज़ों को नहीं समझता है, कोई भी उन सब चीज़ों को नहीं देखता है, सब कुछ जो बढ़ता जा रहा है वो वेस्टर्न की तरफ, वेस्टर्नाइजेशन की तरफ ही बढ़ता जा रहा है। तो चैलेंजेस भी देखने को मिलते हैं, साथ ही साथ हमें उसके बेनिफिट्स भी देखने को मिलते हैं, ओके। सो ये नेक्स्ट हम आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज द मल्टीलिंगुअल एंड मल्टीकल्चरल एजुकेशन। तो मल्टीलिंगुअल एंड मल्टीकल्चरल एजुकेशन क्या होता है स्टूडेंट्स, बात करते हैं इसकी। सो एजुकेशन इंट्रोडक्शन देखिए तो एजुकेशन इज नॉट जस्ट अबाउट इन नॉलेज के, एजुकेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आपको ज्ञान लेना है, इसका मतलब ये भी होता है कि आपको कल्चर के बारे में पता हो, आपकी आइडेंटिटी के बारे में भी पता हो, मतलब आप खुद को एक्सप्लेन कर पाओ, खुद को बता पाओ, आप बात कर सको, आप अपनी बात को समझा सको, तो वो भी एक एजुकेशन ही है। तो डाइवर्स सोसाइटीज़ लाइक इंडिया की बात करें तो जहाँ पे मल्टीपल लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस, तो जैसे मैं उड़ीसा, दैट इज़ उड़ीसा के बच्चों के लिए ये सीरीज़ है, तो वहाँ पर उनकी लैंग्वेज, मतलब कितना बैरियर आपको फेस करने को मिलेगा ना। तो इंग्लिश क्या है, इंग्लिश एक तरह से ऐसा मीडियम बनी हुई है कि जो सबको आती है, जो सब समझ सकते हैं, जो भी एजुकेशन लेते हैं। तो मल्टीपल लैंग्वेजेस जहाँ पे बोली जाती है और कल्चर, डिफरेंट कल्चर एग्जिस्ट करते हैं, तो एजुकेशन रिफ्लेक्ट कर, मतलब हमारी एजुकेशन में हमारी जो डाइवर्सिटी है, विविधता है, वो सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, है ना। आपके, मतलब हम सबकी एजुकेशन कितनी डिफरेंट है एज कम्पेयर टू, मतलब हमारे स्टेट्स में ही, स्टेट वाइज स्टेट में, रीजन वाइज रीजन ही इतना ज़्यादा डिफरेंट आ जाता है, डिफरेंस आ जाता है हमारी एजुकेशन में, ओके। तो मल्टीलिंगुअल और मल्टीकल्चरल एजुकेशन इंश्योर दैट लर्नर्स डेवलप रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी। तो मल्टीलिंगुअल और मल्टीकल्चरल एजुकेशन का मतलब ये है कि इससे ये भरोसा दिलाया जाता है कि हर इंसान की, उनकी लैंग्वेज को ध्यान में रखा जा रहा है, उनके कल्चर को भी ध्यान में रखा जा रहा है, डाइवर्सिटी की रिस्पेक्ट हो रही है, विविधता की रिस्पेक्ट हो रही है, किसी को भी नकारा नहीं जा रहा है, वाइल गेनिंग स्किल्स टू अ फंक्शन इन ग्लोबल वर्ल्ड, ओके। तो मतलब आपको ग्लोबली वे में भी देखा जा रहा है, मतलब आपको ऐसा नहीं कि सिर्फ आपकी स्किल्स को ग्लोबल वर्ल्ड से भी, दैट इज फंक्शन टू फंक्शन इन ग्लोबल वर्ल्ड, फंक्शन दैट इज ग्लोबल वर्ल्ड में भी देखा जा रहा है, तो आपको नकारा नहीं जा रहा, नेगलेक्ट नहीं करा जा रहा है, ओके। सो कॉन्सेप्ट की बात करें मल्टीलिंगुअल एजुकेशन की, तो मल्टीलिंगुअल मतलब दैट इज लिंग्विस्टिक क्या होता है कि जो
दैट इज भाषा के बारे में जानकारी रखता है, ओके ना। और मल्टी बायलिंगुअल होता है, एक मल्टीलिंगुअल होता है। तो बायलिंगुअल जो दो भाषा को जानता है, दो भाषा को जानता है, और मल्टीलिंगुअल मतलब जो दो से ज्यादा भाषा को जानता है। तो मल्टीलिंगुअल एजुकेशन का मतलब क्या है? एक एजुकेशन अप्रोच है जहाँ पे स्टूडेंट्स एक से ज्यादा इन मोर देन वन लैंग्वेज में सीख सकता है, ओके। इट एम्फसाइज द यूज ऑफ मदर टंग और लोकल लैंग्वेज इन अर्ली एजुकेशन। तो जब वो मतलब आगे बढ़ेगा बाय ग्रेजुअली इंट्रोड्यूसिंग रीजनल, दैट इज नेशनल एंड इंटरनेशनल लैंग्वेज। तो जैसा कि हमारा NEP भी कहती है कि यहाँ पे 3 लैंग्वेज फॉर्मूला होना चाहिए, है ना, इंडिया में, कि जहाँ पर आप शुरुआती दौर में अपनी जो प्राइमरी एजुकेशन है वो आप करो अपने मदर टंग में या फिर अपनी रीजनल लैंग्वेज में, मातृभाषा में। फिर आप धीरे धीरे करके जैसे जैसे आपकी क्लासेस इंक्रीज होती है, जैसे जैसे आपका एक्सपोजर बढ़ता है, तो फिर आप रीजनल लैंग्वेज और नेशनल लैंग्वेज और फिर उसके बाद इंटरनेशनल लैंग्वेज को एक्सपोजर दो, मतलब उस चीज़ों को भी सिखाई जा सके, ओके। तो यूनेस्को के द्वारा 2003 में MLE, दैट इज अ मल्टीलिंगुअल एजुकेशन, इज द यूज ऑफ 2 और मोर लैंग्वेज एज मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन द क्लासरूम। तो मल्टीलिंगुअल एजुकेशन का मतलब क्या है कि जहाँ पर आप 2 या 2 से ज़्यादा भाषा का यूज़ करके बच्चों को पढ़ा रहे हो, समझा रहे हो, ओके। तो मल्टीलिंगुअलिज्म इन इंडियन सोसाइटी की बात करें तो मल्टीलिंगुअल नेशन विद 22 शेड्यूल लैंग्वेज। तो मतलब यहाँ पे जिन लैंग्वेजेस को दर्जा दिया हुआ है नेशनल रूप में, तो वो 22 है, बट उसके अलावा भी इतनी सारी लैंग्वेजेस एग्जिस्ट करती हैं इंडिया में, हंड्रेड्स ऑफ डायलेक्ट्स हैं, है ना। अब हरियाणा की बात करें तो हरियाणा का डायलेक्ट क्या है? क्या है? हरियाणवी, ओके। गुजरात की बात करें तो मतलब अलग अलग डायलेक्ट है। अब गुजरात में देखोगे तो अलग अलग उनकी बोलियां हैं, अलग अलग रीजन में जाओगे तो, जैसे हमारे यहाँ पर भी हरियाणा में बात करो तो रीजन के अकॉर्डिंग उनकी जो बोली हैं उनमें भी चेंजेस आने लग जाते हैं, ओके। तो स्टूडेंट, इंडियन क्लासरूम्स आर लिंग्विस्टिकली डाइवर्स, की जो इंडियन क्लासरूम्स होती हैं वो लिंग्विस्टिकली डाइवर्स होती हैं। कि कई बार कैसा होता है, क्या होता है कि जो आप स्कूल में जो लैंग्वेज बोलते हो वो बिल्कुल डिफरेंट होती है जो आप अपने घर पे बोलते हो। स्कूल में आपको कोई दूसरी लैंग्वेज से मतलब सिखाया जाता है और घर पे आप कोई दूसरी लैंग्वेज बोलते हो, है ना। तो वो सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। तो वो एक तरह से अपॉर्चुनिटी भी है और साथ के साथ चैलेंजेस भी हैं, ओके। तो एजुकेशन इम्प्लीकेशंस की बात करें तो मदर टंग बेस्ड लर्निंग होनी चाहिए। मतलब जब आप बहुत छोटे हो, प्राइमरी एजुकेशन है आपकी, तो आपको ग्रेड 5 तक आपको मदर टंग और लोकल लैंग्वेज में आपको सिखाया जाए। NEP हमारी रिकमेंड करती है, ओके। जिससे आपकी जो कॉग्निटिव स्किल्स हैं आप बहुत आसानी से चीज़ों को समझ पाओगे। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला हमें देखने को मिलता है जो प्रमोट करता है रीजनल, नेशनल, जैसे हिंदी या फिर अदर लैंग्वेज, और इंटरनेशनल लैंग्वेजेस को बढ़ावा देता है, ओके। इक्विटी इन एजुकेशन की बात करें तो दैट इज मल्टीलिंगुअल एजुकेशन हेल्प डाइवर्ट डिसएडवांटेज ग्रुप, जो हमारे ट्राइबल्स होते हैं, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज होती हैं, उनकी लैंग्वेज को भी दर्जा देने के लिए हेल्प करते हैं, मतलब उनकी लैंग्वेज को भी वैल्यू करते हैं, ओके। कल्चरल प्रिजर्वेशन की बात करें तो प्रोटेक्ट करते हैं एंडेंजर्ड लैंग्वेज की, जो जो भाषा बहुत बहुत रेयर बोली जाती है, कम ही लोगों के मतलब कम ही लोग बोलते हैं, तो उन सब चीज़ों को प्रोटेक्ट भी करना एक तरह से काम है भारत सरकार का या फिर हम लोगों का। और वो कैसे कर सकते हैं? जब हम मल्टीलिंगुअल एजुकेशन को प्रमोट करेंगे, ओके। चैलेंजेस की बात करें तो लैक ऑफ टीचर ट्रेंड इन मल्टीपल लैंग्वेजेस। तो अब टीचर्स, अब आप पढ़ाओगे कैसे? पढ़ाओगे तो तभी ना, तब आप टीचर्स को भाषाएं आती हों अपने अलावा, मतलब अपने रीजन के अलावा, क्या पता हमें हिंदी के अलावा इंग्लिश आती हो, फिर और कोई लैंग्वेज ना आती हो, या फिर उड़ीसा में उड़िया के द्वारा जो लैंग्वेज बोली जाती है उसके अलावा आपको कोई भाषा ना आती हो, तो वो एक तरह से आपके लिए ड्रॉबैक बन जाता है, या फिर वो एक तरह से लिमिट हो जाता है, जिसकी वजह से हम डाइवर्स या फिर मल्टीलिंगुअल एजुकेशन नहीं दे पाते हैं ना। तो शॉर्टेज ऑफ टेक्स्ट बुक इन लोकल लैंग्वेज में जो टेक्स्ट बुक है वो तो मिलती ही नहीं है। इंग्लिश का ज़्यादा डोमिनेंस है हायर एजुकेशन में, तो चैलेंजेस हमें बहुत ज़्यादा फेस करने को मिलते हैं, ओके। नेक्स्ट इज अ मल्टी कल्चरल एजुकेशन। तो मल्टी कल्चरल एजुकेशन क्या होता है स्टूडेंट्स? तो मल्टी कल्चरल एजुकेशन रेफर्स टू एन एजुकेशनल अप्रोच दैट रिकॉग्नाइज, रिस्पेक्ट एंड इंटीग्रेट डिफरेंट कल्चर बैकग्राउंड ऑफ स्टूडेंट इनटू द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो मल्टी कल्चरल एजुकेशन का मतलब क्या है? एजुकेशन अप्रोच है जो हमें हेल्प करता है हमारी जो भी हमारे जो कल्चर हैं, है ना, हमारा डिफरेंट कल्चर बैकग्राउंड्स को रिकॉग्नाइज करने में, रिस्पेक्ट करने में और इंटीग्रेट करने में इनटू टीचिंग लर्निंग दैट इज प्रोसेस, कि हम अपने कल्चर को बनाए रखें। तो टीचर का क्या काम है कि सभी बच्चे जो भी डिफरेंट कल्चर से आते हैं उनके कल्चर को समझे, है ना, मतलब सेंसिटिविटी हो उनके मन में। ऐसा नहीं कि आप जिस कल्चर से बिलोंग करते हो सिर्फ आप उन्हीं बच्चों को सराहना दो या फिर उन्हीं बच्चों को समझो, किसी को नहीं। तो आपको सबके जो डिफरेंट कल्चर बैकग्राउंड के बच्चे हैं उन सबकी रिस्पेक्ट करनी है, उनकी कल्चर को सीखना है, समझना है और बच्चों को भी उनको बताना है, ओके। तो ये किस आइडिया पे डिपेंड है? इक्विटी, इंक्लूजन एंड प्लूरलिज्म पे, कि
आपकी सोसाइटी में या फिर आपके क्लासरूम में डिफरेंट कल्चर के लोग हो सकते हैं, डिफरेंट कल्चर के बच्चे हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपको सबके कल्चर को ध्यान में रखते हुए पढ़ाना चाहिए। इक्विटी को प्रमोट करता है और इंक्लूजन को, कि सभी बच्चों को इक्वल अधिकार है शिक्षा लेने का। जेम्स ए बैंक्स की बात करें, फादर ऑफ मल्टीकल्चरल एजुकेशन, तो इट एम्स टू रिफॉर्म स्कूल सो दैट द students from diverse racial, ethnic and cultural groups will experience education equality। तो मल्टीकल्चरल एजुकेशन का क्या मतलब है, ये इसलिए लाई गई है ताकि किसी भी तरह का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो, है ना, सबके दैट इज रेशियल और एथनिक और कल्चरल ग्रुप्स को इक्वल फील कराया जाए, इक्वालिटी दी जाए, इक्वालिटी एक्सपीरियंस कर पाए। ओके, सो मल्टीकल्चरल इन इंडियन सोसाइटी की बात करें तो इंडिया एक मल्टीकल्चरल सोसाइटी है जहाँ पे डिफरेंट रिलीजन के बच्चे, कास्ट के बच्चे, एथनिसिटी, कस्टम्स या फिर फूड, फेस्टिवल्स, लाइफस्टाइल, तो हर तरह से कोई ना कोई मतलब वे से अलग हैं। आप अपने स्टेट में ही देखोगे, जैसे हरियाणा में या फिर उड़ीसा में या फिर अदर स्टेट में, जैसे कि वेस्ट बंगाल में देख लो, झारखंड में देख लो, है ना, बिहार में देख लो, तो हर जगह पे आपको देखने को मिलेगा कि अलग अलग तरह के बच्चे बैठे होते हैं, उनके अलग रहना, खाना, पीना, सब सारी चीज़ें बहुत डिफरेंट होती है। ओके, सो क्लासरूम ओपन ब्रिंग together children from multiple culture tradition, Hindu, Muslim, Sikh, Christian, tribal communities etc। तो क्लासरूम आप सब चीज़ों को, मतलब एक क्लासरूम में बैठ करके सब बच्चे मिल करके पढ़ते हैं। मल्टीपल कल्चर के बच्चे हमें देखने को मिलते हैं। आप अपने स्कूल की याद करो, स्कूल्स में कितने डिफरेंट वैरायटीज ऑफ कल्चर से बच्चे आपको देखने को मिलते थे, जैसे डिफरेंट रिलीजन के बच्चे होते थे, डिफरेंट ट्राइबल कम्युनिटीज़ के बच्चे होते थे, है ना, या फिर डिफरेंट कास्ट के बच्चे होते थे। तो कितना ज़्यादा मल्टी कल्चरल एजुकेशन आपको देखने को मिला है इंडियन सोसाइटी में। ओके, सो यही बात कही गई है। सो नेक्स्ट इज एजुकेशन इम्प्लीकेशन की बात करें तो इंक्लूसिव करिकुलम होना चाहिए, है ना, तो टेक्स्ट बुक ऐसी होनी चाहिए जो हर कल्चर के एस्पेक्ट को ध्यान में रखे, डिफरेंट कल्चर के एस्पेक्ट को ध्यान में रखे, कोई भी बायसनेस नहीं होनी चाहिए। ओके, कि आप सिर्फ एक ही कल्चर को प्रमोट कर रहे हो। सेलिब्रेशन ऑफ डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करो, ना कि उसको एक ड्रॉबैक की तरह देखो। तो जो फेस्टिवल्स हैं, ट्रेडिशंस और कल्चर एक्टिविटीज़ हैं, वो डिफरेंट ग्रुप को मौका दो, डिफरेंट कल्चर के बारे में बच्चों को सीखने को मिले। ओके, डेमोक्रेटिक वैल्यूज मतलब सेक्युलरिज्म, टॉलरेंस और रिस्पेक्ट फॉर डिफरेंसेस और नेशनल इंटीग्रेशन बच्चों के अंदर पैदा करो, है ना, उसे स्प्रेड करो, बच्चों को अवेयर करो कि कैसे हम सब लोग एक हैं विद रिस्पेक्ट टू अवर कल्चर और जो भी हमारी आइडेंटिटी है उससे। ओके, सो एड्रेसिंग प्रेजुडाइज, तो जो हमारे अंदर बनी हुई है धारणाएं कि कास्ट के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन और जेंडर और रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन है, उन सब चीज़ों को रिड्यूस करो बाय प्रमोटिंग म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, कि सब बच्चे एक दूसरे को समझे, म्यूचुअल कोऑपरेशन हो, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो उन सबके बीच में। ओके, सो बात करें तो ग्लोबल सिटीजनशिप होनी चाहिए, मतलब प्रिपेयर स्टूडेंट टू लिव इन अ ग्लोबलाइज वर्ल्ड वाइल रिस्पेक्टिंग कल्चर आइडेंटिटीज, कि बच्चे अगर दूसरी कंट्रीज में भी, दूसरी जगह पर भी जाए तो अपने कल्चर को ना भूले, अपनी कल्चर आइडेंटिटीज को रिस्पेक्ट करें। ओके, उन चीज़ों का वो आदर करें। तो रिलेशनशिप क्या है मल्टीलिंगुअल और मल्टीकल्चरल एजुकेशन में, तो लैंग्वेज और कल्चर दोनों ही एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है ना, वन कैन नॉट एग्जिस्ट फुली विदाउट द अदर। कि आप देखोगे हमारे जो कल्चर में हमारी लैंग्वेज भी आती है, और हमारा जो कल्चर है, जो हमारी लैंग्वेज है, वो हमारे कल्चर को भी दर्शाता है ना, तो एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। सो मल्टीलिंगुअल एजुकेशन प्रिजर्व लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, कि जहाँ पे मल्टीलिंगुअल एजुकेशन है, जहाँ पे डिफरेंट भाषा में बच्चों को सिखाया जाता है, वहाँ पे लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। आप हर बच्चों की बात सुन सकते हो, हर बच्चों की राय ले सकते हो। मल्टी कल्चरल एजुकेशन प्रिजर्व करती है हमारी कल्चरल डाइवर्सिटी को। ओके, कि कैसे डिफरेंट कल्चर के लोग, डिफरेंट बच्चे कैसे अपने कल्चर को प्रमोट कर सकते हो, प्रिजर्व कैसे करके रख सकते हैं। सो दोनों ही अगर आ जाए क्लासरूम में तो इससे इंक्लूसिविटी बढ़ेगी, समावेशी शिक्षा होगी, सब बच्चों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाया जाएगा। मार्जिनलाइज ग्रुप्स बढ़ेंगे, उनका सुदृढ़ीकरण होगा, मतलब उनको और भी ज़्यादा प्रमोशन या फिर उनको प्रमोट करा जाएगा। ओके, उनकी बातों को रखा जाएगा। सो डेमोक्रेटिक और टॉलरेंट सोसाइटी देखने को मिलेगी, जहाँ पे बच्चे एक दूसरे की हेल्प करेंगे, कोऑपरेशन के साथ पढ़ेंगे, है ना, सब लोग एक दूसरे का आदर करेंगे। ओके, सो ये था मल्टीकल्चरल एंड मल्टीलिंगुअल एजुकेशन। ओके, तो क्या होता है मल्टीकल्चरल मल्टीलिंगुअल, समझ में आ गया होगा आई होप सो। सो नेक्स्ट इज द एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है स्टूडेंट्स, बात करते हैं। सो बात करें तो जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, कि डेवलपमेंट जिसकी वजह से हम हमारी कंट्री में, हमारी सोसाइटी में डेवलपमेंट भी हो, साथ के साथ हम दूसरों की एबिलिटी या फिर फ्यूचर जनरेशन को
कॉम्प्रोमाइज करे बिना हम आज की अपनी नीड्स को भी कंप्लीट कर रहे हैं, मतलब फ्यूचर जनरेशन को कोई नुकसान ना हो और हमारे जो नीड्स है वो भी कंप्लीट हो जाए। ओके, तो वही क्या है, वही सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। तो दूसरों के मतलब अपने फ्यूचर के लोगों को भी ध्यान में रखते हुए आप अपनी नीड्स को भी कंप्लीट करे हो। जैसे कि आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, तो आप ऐसा वे ढूंढो इलेक्ट्रिसिटी का जिसकी वजह से आगे ज़्यादा पॉल्यूशन भी ना हो, आगे के बच्चों की लाइफ जो है अफेक्ट भी ना हो। तो जैसे आप सोलर पैनल्स आप अपने घर पे लगा सकते हो, है ना, तो जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी को आप बचा सकते हो, सूर्य का भरपूर इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये क्या है, एक सस्टेनेबल वे ऑफ लिविंग है या फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। सो एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, इज एन अप्रोच ऑफ teaching and learning that empowers learners with knowledge, skills, values, attitudes needed to contribute to sustainable societies। तो बच्चों को ऐसी एजुकेशन देना, ऐसी नॉलेज, ऐसी स्किल्स, ऐसी वैल्यूज और ऐसे एटीट्यूड प्रदान करना कि वो इस चीज को ध्यान में रखें कि वो जो भी कदम उठाएं, जैसे भी अपनी नीड्स को पूरा करें, वो फ्यूचर जनरेशन को उसकी वजह से कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े। ओके, तो वो कैसे सस्टेनेबल सोसाइटीज में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो वो अप्रोच क्या है, वो है एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल दैट इज द एसडीजी 4.7 का पार्ट है, दैट इज द सस्टेनेबल, दैट इज एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो देखेंगे हम 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट या फिर गोल्स एसडीजीज हैं, जिसमें जो 4th नंबर का है वो क्या है, एजुकेशन है ना, कि राइट टू मतलब सबके पास एजुकेशन का अधिकार है, विच एम्स टू एंश्योर दैट बाय 2030 ऑल लर्नर्स एक्वायर्स अ नॉलेज, कि 2030 तक इनका एम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का, कि 2030 तक हम सभी बच्चों को एजुकेशन दे देंगे, सबके पास नॉलेज होगी, सबके पास स्किल्स होंगी, जिसकी वजह से सस्टेनेबल डेवलपमेंट बढ़ेगा। ओके, मतलब जिसकी वजह से आपकी जो थिंकिंग है, आपकी जो विचारधारा है वो अच्छी बनेगी, एक हम प्रोग्रेशन की तरफ, प्रोग्रेसिव सोसाइटी की तरफ हमें लेकर के जाएगी, विदाउट हार्मिंग द अदर्स, है ना, विदाउट हार्मिंग द अवर फ्यूचर जनरेशन। सो मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ ईएसडी की बात करें तो ईएसडी इज नॉट न्यू सब्जेक्ट बट अ ट्रांसफॉर्मेटिव वे ऑफ टीचिंग दैट कट्स अक्रॉस डिसिप्लिन। तो एक नया सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि एक ऐसा तरीका है जिसकी वजह से आप क्या कर सकते हो, अच्छी तरह से बच्चों को, अच्छे वे में बच्चों को पढ़ा सकते हो। तो जैसे कि एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को ये क्या करता है, बढ़ाता, इस पे फोकस करता है कि क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है उसका क्या इफेक्ट हो सकता है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, बायोडाइवर्सिटी के लिए और कंजर्वेशन कैसे कर सकते हो, जैसे वाटर कंजर्वेशन आप कैसे कर सकते हो, इकोलॉजिकल कंजर्वेशन कैसे कर सकते हो, तो वो सारी चीज़ें आपको सिखाई जाती है। इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी की बात करें तो वहाँ पर आपको इक्विटी सिखाई जाती है कि कैसे आप रिजर्वेशन दोगे, जो डिसएडवांटेज सेक्टर्स है, मार्जिनलाइज ग्रुप्स हैं, उनको रिस्पॉन्सिबल प्रोडक्शन एंड कंजप्शन प्रोवाइड करोगे। ओके, और सोशल सस्टेनेबिलिटी की बात करें तो जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करना, पीस को प्रमोट करना, जस्टिस को और कल्चरल डाइवर्सिटी को प्रमोट करना। ओके, तो ये सब क्या है, ये सब चीज़ों पे फोकस करती है हमारी क्या, एजुकेशनल सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ओके, इट एनकरेज क्रिटिकल थिंकिंग, आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ाती है, सोच को बढ़ाती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच आती है हमारे अंदर डेवलप होती है प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, कि हम चीज़ों को दूसरे नज़रिए से देखने की कोशिश करते हैं, जिसकी मदद से हम अपनी नीड्स भी पूरी करें और आगे आने वाली फ्यूचर जनरेशन को भी अफेक्ट ना हो नेगेटिव तरीके से। और पार्टिसिपेटरी लर्निंग, हम पार्टिसिपेट करते हैं एक्टिविटीज़ में, खुद को इंक्लूड करते हैं, खुद को एक हिस्सा बनाते हैं कि हम आगे आने वाली जनरेशन के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं, ना कि सिर्फ यहाँ पे आपको रोट मेमोराइजेशन मतलब रट्टाबाजी आपको सिखाई जाती है, तो ऐसा नहीं होता है। ओके, सो ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो टू डेवलप अवेयरनेस अबाउट ग्लोबल इश्यूज लाइक क्लाइमेट चेंज, पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी। तो आपके अंदर डेवलप करते हैं अवेयरनेस, जैसे कि ग्लोबल इश्यूज को लाइक क्लाइमेट चेंज, पॉवर्टी या फिर इनइक्वालिटी से रिलेटेड आपकी जो इश्यूज है उसके प्रति आपके अंदर अवेयरनेस डेवलप की जाती है। सस्टेनेबिलिटी को, वैल्यूज़ को बढ़ावा दिया जाता है, जैसे कि आप नेचर की रिस्पेक्ट करो, इंटरडिपेंडेंस हो आप एक दूसरे के ऊपर, तो एक दूसरे का ख्याल रखो, इक्विटी और जस्टिस को प्रमोट करो। एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजनशिप प्रमोट करने में हेल्प करती है, ताकि आप जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं सब मिलकर के, साथ मिलकर के एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकें उसमें। टू एम्पावर लर्नर टू मेक इन्फॉर्म डिसीजन फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, इकोनॉमिक वेलबींग एंड सोशल जस्टिस, कि बच्चों को एम्पावर करना, लर्नर्स को एम्पावर करना कि वो एक अच्छा डिसीजन ले पाएँ जो सबके लिए अच्छा हो, जो आपके लिए भी अच्छा हो, पूरी सोसाइटी के लिए भी अच्छा हो, पूरे वर्ल्ड के लिए भी अच्छा हो, कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए क्या आप स्टेप ले सकते हो, इकोनॉमिक वेलबींग के लिए कि सब लोगों के पास अच्छा रोजगार हो, सब लोगों के पास अपना खाना, रहना, पीना, इन सब चीज़ों के लिए उनके लिए रिसोर्सेज हो, और सोशल जस्टिस कैसे दे सकते हो। सो लाइफ लॉन्ग लर्निंग को एनकरेज करता है, ग्लोबल कोऑपरेशन को, कि आप ऐसा नहीं कि आपने स्कूल्स में थे तभी आपने उन चीज़ों को सीखा फिर बाद में आप भूल गए, तो नहीं, आप जीवन भर कोशिश करते हो कि कैसे आप
एक अच्छी सोसाइटी, एक बेटर सोसाइटी क्रिएट कर सकते हो, एक अच्छा एनवायरनमेंट कैसे क्रिएट कर सकते हो, और ग्लोबल कोऑपरेशन के लिए प्रमोट करता है। ओके, तो करिकुलम इंटीग्रेशन की बात करें, मतलब यहाँ पे हम एजुकेशन इम्प्लीकेशन देख रहे हैं ईएसडी की। सो सस्टेनेबिलिटी कॉन्सेप्ट इंटीग्रेटेड इनटू ऑल सब्जेक्ट की, हर सब्जेक्ट में इसको इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, जैसे साइंस में, सोशल साइंस में, इकोनॉमिक में, ज्योग्राफी में, हर तरह के सब्जेक्ट में सस्टेनेबिलिटी का कॉन्सेप्ट जो है वो मिला दिया गया है, इंटीग्रेट कर दिया गया है। जैसे कि टीचिंग वाटर कंजर्वेशन इन साइंस, की वाटर कंजर्वेशन कैसे हम वाटर को बचा सकते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग करके, या फिर डिफरेंट मेथड्स को यूज करके सस्टेनेबल फार्मिंग को कैसे प्रमोट कर सकते हैं सोशल साइंस में। तो हर तरह से आपके सब्जेक्ट्स में सस्टेनेबल गोल्स जो हैं आपके वो इंटीग्रेट कर दिए गए हैं, उसमें मिला दिए गए हैं। पेडागोजिकल अप्रोच जो आपकी टीचर सेंटर्ड एजुकेशन थी, उससे अब आ गया है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, जहाँ पे बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, ना कि सिर्फ एक पैसिव लर्नर बन के बैठे रहते हैं। ओके, तो प्रोजेक्ट्स का, फील्ड वर्क का, डिबेट्स और कम्युनिटी एक्टिविटीज का यहाँ पे यूज होता है। एनवायरमेंट एजुकेशन की बात करें तो यहाँ पे क्लाइमेट लिटरेसी, रिन्यूएबल एनर्जी, वेस्ट मैनेजमेंट और बायोडाइवर्सिटी, इन सब चीज़ों पे फोकस करा जाता है, ताकि बच्चों को बताया जा सके कि कैसे आप अपने एनवायरमेंट को, अपने देश को, अपने इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को कैसे बनाए रख सकते हो। ओके, और कैसे आप ग्रोथ की तरफ नेशन को लेके जा सकते हो। नेक्स्ट इज द स्किल डेवलपमेंट की बात करें तो आपके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग और टीम वर्क की स्किल्स आपके अंदर डेवलप होती हैं। वैल्यूज एटीट्यूड की बात करें तो आपके अंदर पीस, टॉलरेंस, रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी और एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके अंदर जागरूक होती है। आप अपने काम के लिए दैट इज जागरूक रहते हो कि आप जो कर रहे हो, आप यहाँ पे कूड़ा फैला रहे हो तो उसे क्या इफेक्ट हो सकता है। अगर आप ही नहीं रुकोगे तो फिर आगे जो लोग हैं उनको कैसे आप सोच सकते हो। ओके, सो इंस्टीट्यूशनल प्रैक्टिसेस की बात करें तो स्कूल्स जो हैं ग्रीन प्रैक्टिसेस अडॉप्ट कर रहे हैं, जैसे इको क्लब्स को, ट्री प्लांटिंग को, सोलर एनर्जी को, और प्लास्टिक को रिड्यूस कर रहे हैं स्कूल्स, है ना, कि प्लास्टिक का यूज ना हो। आप पेपर के थ्रू पेपर को भी बचाया जाए, और आप प्रिंटेड मटेरियल्स, प्रिंटेड इन द सेंस की जो पीडीएफ मटेरियल उनको ज़्यादा आप यूज़ करो। ग्लोबल सिटीजनशिप दैट इज एजुकेशन, तो हेल्पिंग लर्नर्स सी देमसेल्व्स एज अ पार्ट ऑफ अ ग्लोबल कम्युनिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर शेयर्ड फ्यूचर। तो आप जो लर्नर्स हैं उनको सिखाया जाता है कि कैसे वो ग्लोबल कम्युनिटी का पार्ट है, और कैसे वो रिस्पॉन्सिबल हैं उनकी हर एक्टिविटी के लिए। फ्यूचर में जो आने वाली चीज़ें हैं उनके लिए वो कैसे उनका एक रोल रहेगा, चाहे वो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव कैसे होगा, वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ बढ़ेंगे, तो नेगेटिव कैसे होगा अगर उन सब चीज़ों को नहीं मानेंगे तो। ओके, एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो एनईपी 2020 एम्फसाइज सस्टेनेबिलिटी, एनवायरमेंटल अवेयरनेस एंड ग्लोबल सिटीजनशिप की जो हमारी एनईपी है, एनईपी 2020, वो एम्फसाइज करती है, जोर देती है किस पे, सस्टेनेबिलिटी पे, कि कैसे आप प्रोटेक्ट कर सकते हो आने वाली फ्यूचर जनरेशन को अपनी नीड्स को भी कंप्लीट करके, और एनवायरमेंटल अवेयरनेस के प्रति आप स्टेप्स लो, और ग्लोबल सिटीजनशिप कैसे बन सकते हो। ओके, तो मतलब आपके अंदर वो जो सिटीजनशिप की वैल्यू है वो कैसे आ सकती है। इंडियन स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो इन्वायरमेंटल स्टडीज़ को यूज़ कर रहे हैं बच्चों के क्लासरूम, बच्चों के करिकुलम में, एक कंपल्सरी सब्जेक्ट, जिसके वजह से बच्चों के अंदर अवेयरनेस आएगी कि कैसे एनवायरमेंट अफेक्ट हो रहा है उनकी नेगेटिव चीज़ों की वजह से, और पॉजिटिव तरह से कैसे वो अच्छा बन सकता है। इनिशिएटिव लाइक जैसे स्वच्छ भारत अभियान, जल शक्ति अभियान, या फिर रिन्यूएबल एनर्जी मिशन लाइक ESD गोल्स है ना, एनवायरमेंटल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, तो जिसकी वजह से दैट इज एजुकेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से लिंक करे गए हैं ये सारे अभियान, ताकि एजुकेशन में भी मतलब आपको पढ़ाया जा सके इन सब चीज़ों के बारे में भी, कि क्या आप कर सकते हो प्रमोट करने के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट को। कम्युनिटी बेस्ड एजुकेशन, जैसे कि पेरेंट्स को या फिर स्टूडेंट्स को इंक्लूड करना विलेज क्लीनअप के लिए, ट्री प्लांटिंग के लिए, तो जो कि ESD प्रिंसिपल्स को, एजुकेशन सस्टेनेबल प्रिंसिपल्स को क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं, दर्शाते हैं। आपको कम्युनिटी के लिए कैसे आप सेवा कर सकते हो, प्लास्टिक का यूज़ कैसे घटा सकते हो, लोगों को कैसे अवेयर कर सकते हो। तो आपको एक तरह से प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग कराई जाती है, ना कि आपको सिर्फ रोड मेमोराइजेशन की तरफ ही लेके जाया जाता है इसमें एनवायरमेंटल दैट इज एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट में। ओके, तो ये था क्या, एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो बहुत ही ईजी टॉपिक था ना, कोई भी डाउट रह गया तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में या फिर व्हाट्सएप मैसेज करके। सो द नेक्स्ट वन इज द ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन। तो ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन क्या होती है स्टूडेंट्स, बात करें तो इन टूडेज इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड इंडिविजुअल आर नॉट ओनली मेंबर ऑफ देयर लोकल एंड और नेशनल कम्युनिटी बट ऑल्सो अ पार्ट ऑफ ग्लोबल सोसाइटी। तो आज के इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड में जब एक दूसरे से लोग एक दूसरे पर निर्भर हैं, तो इंडिविजुअल जो है वो एक सिर्फ लोकल कम्युनिटी या फिर नेशनल कम्युनिटी का पार्ट नहीं है, बल्कि पूरी ग्लोबल सोसाइटी का पार्ट है। सब लोग एक दूसरे से कनेक्टेड है ग्लोबली। ओके, तो ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन का मतलब क्या है, इज एन अप्रोच दैट
प्रिपेयर लर्नर्स टू अंडरस्टैंड ग्लोबल इश्यूज, कि जो ग्लोबल इश्यूज हैं मतलब पूरे जो संसारिक जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसके बारे में समझ सके, डाइवर्सिटी की रिस्पेक्ट कर सके और रिस्पॉन्सिबल एक्शन ले सके एक पीसफुल सोसाइटी, इंक्लूसिव सोसाइटी और सस्टेनेबल वर्ल्ड बनाने के लिए। ओके, तो ये भी यूनेस्को के एजुकेशन 2030 फ्रेमवर्क से लिंक्ड है, दैट इज एसडीजी 4.7 से, जो एम्फोसाइज करता है कि हमें ऐसी एजुकेशन प्रोवाइड करी जाए जो पीस को प्रमोट करती हो, ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करती हो और ग्लोबल सिटीजनशिप को प्रमोट करती हो, कि हम सब लोग एक हैं, हम सब इंसान हैं और सबको एक दूसरे के लिए काम करना है, कोऑपरेशन के साथ सब लोगों को मिल करके काम करना है। तो कॉन्सेप्ट क्या है ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन का? तो जीसीई गोज बियॉन्ड ट्रेडिशनल सिविक एजुकेशन, कि सिर्फ आप अपने स्टेट के बारे में सोच रहे हो, अपने नेशन के बारे में सोच रहे हो, उससे बिल्कुल अलग है। आपको ग्लोबली चीज़ों के बारे में मतलब वर्ल्ड के बारे में आपको सिखाया जाता है, कैसे आप संसार के नियमों के बारे में, संसार में लोगों के साथ कैसे इंटरकनेक्टेड हो, उन सब चीज़ों के बारे में सिखाया जाता है। तो ये अवेयरनेस प्रमोट करता है दैट वी ऑल आर इंटरकनेक्टेड एंड शेयर कॉमन चैलेंजेस, कि सबके पास हम एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और सब कंट्रीज में यही कॉमन चैलेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। जैसे क्लाइमेट चेंज की बात करें तो काफ़ी कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पर अब क्या है कि कुछ सालों में, आने वाले कुछ सालों में वो डूब जाएंगी, बिल्कुल ख़त्म ही हो जाएंगी। ओके, तो वो सारी चीज़ें कैसे फेस कर रहे हैं हम लोगों की वजह से, या फिर हम सब लोग एक ही प्रॉब्लम को फेस करें, तो हम कैसे एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड, हम सब लोग मिल करके काम करेंगे तो उस चीज़ को हम घटा सकते हैं। ओके, सो पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी कैसे एग्जिस्ट करती है सोसाइटी में, ह्यूमन राइट्स का कैसे हनन हो रहा है या फिर ह्यूमन राइट्स का लोग पालन क्यों नहीं कर रहे हैं, ग्लोबल पीस एंड जस्टिस को कैसे प्रमोट करना है आपको, माइग्रेशन और कल्चरल डाइवर्सिटी कैसे है डिफरेंट कंट्रीज में, है ना, तो हम सब लोग मिलकर के इन सब चीज़ों को प्रमोट कर सकते हैं। सो जो जीसीई है मतलब ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन है, वो बट लर्नर्स को बनाता है नॉट जस्ट नॉलेजेबल बट ऑल्सो एक्टिव चेंज मेकर इन द सोसाइटी, कि बस उनको नॉलेज हो ये नहीं, बल्कि वो कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं इन एक्टिविटीज़ में, इन्वॉल्व हो सकते हैं और कैसे वर्ल्ड के लिए अपना कंट्रीब्यूशन, ग्लोबली अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। तो यूनेस्को के द्वारा जीसीई को क्या डिफाइन करा गया? फ्रेमिंग पैराडाइम विच एनकैप्सुलेट how education can develop the knowledge, skills, values and attitude learners to secure a world which is more just, peaceful, tolerant, inclusive, secure and sustainable। तो एक तरह से क्या है ये कि एजुकेशन आपको हेल्प करती है आपके अंदर नॉलेज, स्किल्स और वैल्यूज और एटीट्यूड डेवलप करने में लर्नर्स के अंदर, जो कि हमें एक अच्छा संसार बनाने के लिए चाहिए। मतलब जहाँ पे हम लोगों को जस्टिस दे सकते हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर के रह सकते हैं, पीसफुल सोसाइटी क्रिएट कर सकते हैं, सब लोग शांति से रहें, टॉलरेंट सोसाइटी, इंक्लूसिव सोसाइटी कैसे प्रमोट कर सकते हैं, सिक्योर और सस्टेनेबल सोसाइटी। ओके, तो ये चीज़ हमें बनाती है क्या? ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन, जीसीई। ओके, सो नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं ग्लोबल सिटीजनशिप सोसाइटी के, मतलब एजुकेशन के, सॉरी। सो अवेयरनेस, आपके अंदर अवेयरनेस प्रोवाइड करना ग्लोबल इश्यूज के बारे में, और इंटरडिपेंडेंस, कैसे आप एक दूसरे से, मतलब हम जो कंट्रीज हैं कैसे एक दूसरे से डिपेंडेंट हैं। ओके, लड़ाई झगड़े के अलावा हमारे पास जो रियल मेन इश्यूज हैं, रियल मुद्दे हैं, उन पे बात करनी चाहिए। वैल्यूज कैसे हेल्प करेंगे? तो प्रमोट रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स, डाइवर्सिटी, इक्विटी एंड सस्टेनेबिलिटी। स्किल्स की बात करें तो आपके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग, हमारे अंदर क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, कम्युनिकेशन और कोऑपरेशन, ऐसे स्किल्स डेवलप होनी चाहिए। एक्शन मतलब हम सब लोग मिलकर के अपने लोकल लेवल से लेकर के नेशनल लेवल फिर ग्लोबल लेवल्स तक हम एक अच्छी एजुकेशन, हम बच्चों को एनकरेज कर सकें कि वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करें इन सब मुद्दों को लेकर के। आइडेंटिटी, फोस्टर अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग टू अ ग्लोबल, कि हम सब लोग एक हैं, हम सब लोगों को दूसरे की मदद करनी चाहिए। ओके, रिस्पेक्ट करनी चाहिए डिफरेंट लोगों की लोकल आइडेंटिटी की या फिर नेशनल आइडेंटिटी की। ओके, ये डायमेंशंस की बात करें तो कॉग्निटिव, सोशल, इकोनॉमिक और बिहेवियर, तीन तरह के डायमेंशंस दिए गए हैं। तो कॉग्निटिव डायमेंशन क्या है? जब आप ग्लोबल इश्यूज के बारे में नॉलेज रखते हो, सिस्टम के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में, और इंटरडिपेंडेंस कैसे है, मतलब आपके दिमाग में ये सारी चीज़ें बैठी हुई हैं। सोशल इमोशनल मतलब आपके अंदर वैल्यूज, एम्पैथी, कि आप दूसरों के दुख को अपना दुख समझते हो, अपने मतलब उनके दुख को अपनी तरफ लेकर के चलते हो कि मैं इस सिचुएशन में तो तक क्या करता हूँ। रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी और सॉलिडेरिटी की भावना आपके अंदर डेवलप होनी चाहिए। बिहेवियरल की बात करें तो एक्शन ओरिएंटेड स्किल्स, अब आप इन सब चीज़ों के लिए जो भी प्रॉब्लम्स हैं, है ना, और जैसे आप वैल्यूज़ प्रमोट कर सकते हो उसके लिए आप क्या एक्शंस ले सकते हो। एडवोकेसी, पार्टिसिपेशन और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी क्या हैं एज अ ग्लोबल पर्सन, एज अ ग्लोबल सिटीजनशिप। ओके, ये सो एजुकेशन इम्प्लीकेशंस की बात करें तो करिकुलम रिफॉर्म्स क्या हो सकते हैं। सो आप
बुक्स में, बच्चों के बुक्स में आप ग्लोबल इश्यूज को डालो, है ना, उनको इंक्लूड करो, जैसे क्लाइमेट चेंज को, पीस को, एसडीजीज को, और जेंडर इक्वालिटी और डिजिटल लिटरेसी के बारे में आप बच्चों को बताओ, उनको सिखाओ कि कैसे डिफरेंट जो कंट्रीज हैं वो अफेक्ट हो रही हैं, उनके पास एजुकेशन भी नहीं है या फिर टेक्नोलॉजी भी नहीं है, उसके लिए आप क्या कर सकते हो, इंटीग्रेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड सोशल जस्टिस एजुकेशन। ओके, इन सब चीज़ों को मिला करके पढ़ाओ आप करिकुलम में। पेडागोजी की बात करें कि जिस तरह से आपको पढ़ाया जाए तो वो कैसे पढ़ाया जाए, इंटरैक्टिव वे में, लर्नर सेंटर्ड वे में, कि बच्चों को आप इंक्लूड करो, एक्टिवली पार्टिसिपेट कराओ, डिस्कशंस करो, इन सब चीज़ों पे पार्टिसिपेटरी टीचिंग मेथड्स होने चाहिए, मतलब डिस्कशंस, डिबेट्स, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, या फिर ग्लोबल एक्सचेंज प्रोग्राम की आप अपने लोगों को दूसरी कंट्रीज में भेजो, दूसरी कंट्रीज के बच्चे यहाँ पर आए, सीखे, हम उनके बारे में कुछ सीखे, तो वो सारी चीज़ें भी होनी चाहिए। टेक्नोलॉजी का यूज़ करना, कि डिजिटल लर्निंग जो है वो कनेक्ट करती है हम लोगों को दूसरे कंट्री के, दूसरे पार्ट ऑफ द वर्ल्ड से, है ना, अक्रॉस ग्लोबल वर्चुअल क्लासरूम और ऑनलाइन कोलैबोरेशन के थ्रू। ओके, तो टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं हम। ओके, वैल्यूज़ एंड एटीट्यूड्स की बात करें तो आपके अंदर टॉलरेंस, रिस्पेक्ट, एम्पैथी और नॉन वायलेंस की वैल्यूज़ आपके अंदर डेवलप की जाए एजुकेशन के थ्रू, और ग्लोबल सॉलिडेरिटी की हम सब लोग मिल करके काम कर सकते हैं हमारी जो भी प्रॉब्लम्स है, चैलेंजेस हैं उनके लिए, और लोकल आइडेंटिटी को प्रिजर्व करे रखें। ओके, कि हम ऐसा नहीं कि हम अपने आप को ये ना भूल जाए कि हम तो इंडियन थे, अब हमने सारा कुछ उनके जैसा ही अपना ले, तो अपने आप को भी प्रिजर्व करे रखना है, अपने अपनी आइडेंटिटी को भी बनाए रखना है। टीचर का क्या रोल है, तो टीचर फैसिलिटेटर का रोल प्ले करता है, बच्चों को फैसिलिटेट करता है, बढ़ावा देता है कि उनके अंदर क्रिटिकल अवेयरनेस डेवलप हो। ओके, और इंटरकल्चरल डायलॉग करा सके टीचर्स, मतलब बच्चों को डिफरेंट कल्चर के बारे में बता के उनके बीच में बातचीत हो, उनके बीच उनके कल्चर के बारे में बताया जाए, डिफरेंट प्रॉब्लम्स के बारे में बताया जाए, डिफरेंट चैलेंजेस के बारे में बताया जाए। इंस्टीट्यूशनल प्रैक्टिसेस की बात करें तो स्कूल सेलिब्रेटिंग इंटरनेशनल डेज लाइक ह्यूमन राइट डे, अर्थ डे सेलिब्रेट होते हैं, ताकि बच्चों के अंदर अवेयरनेस पैदा हो कि कैसे अर्थ डे हम क्यों मनाते हैं, क्या रीज़न है, ह्यूमन राइट डे हम क्यों मनाते हैं, चाइल्ड लेबर डे क्या क्यों मनाते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में बच्चों को पता हो। ओके, उनके मन में उन सब चीज़ों के लिए एम्पैथी आए। ओके, सो एनजीओज और यूएन प्रोग्राम्स और मॉडल यूनाइटेड नेशन, दैट इज एमयूएन, इन सब चीज़ों से कोलैबोरेट कर सकते हैं इंस्टीट्यूशंस, ताकि बच्चों के अंदर अवेयरनेस पैदा करो डिफरेंट जो प्रॉब्लम्स हैं, डिफरेंट जो चैलेंजेस हैं उनके लिए। ओके, so the next topic, I hope this is the last topic. So last topic here students, education of the socially and economically disadvantaged section of the society with special reference to scheduled caste, scheduled tribe, women and children with special needs. ओके, इसके बारे में बात करते हैं। सो इंट्रोडक्शन की बात करें तो एजुकेशन एक फंडामेंटल राइट भी है, और क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट भी है, एक ऐसा जरिया भी है जिसकी मदद से हम सोसाइटी में ट्रांसफॉर्मेशन, चेंजेस ला सकते हैं। जो भी गलत चीज़ें हो रही हैं, रूढ़ी वाली सोच है, उसको हम हटा करके नई सोच को, साइंटिफिक आउटलुक को डेवलप कर सकते हैं। तो एजुकेशन एक फंडामेंटल राइट है। 21 आर्टिकल 21 ए के अंदर ये दिया हुआ है कि देयर इज फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रन ऑफ 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज। ओके, तो फंडामेंटल राइट है, कोई भी इसे मना नहीं कर सकता, मना करेगा तो उसे पनिशमेंट मिल सकती है, इलीगल वे है, इलीगल तरीका है अगर आप उसको मना कर रहे हो। ओके, सो इन इंडिया सर्टेन ग्रुप दैट इज लाइक शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, विमेन, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, इन सबको बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन या फिर भेदभाव फेस करने को मिला है पॉवर्टी की वजह से, या फिर उनको एक्सक्लूड कर दिया गया है मेन स्ट्रीम एजुकेशन से। जैसे बॉय को ज़्यादा एजुकेशन दी जाती थी, गर्ल्स को नहीं दी जाती थी। ओके, गर्ल्स को दी जाती है तो उनके लिए अलग स्कूल बना दिए गए, या फिर जो हैंडीकैप बच्चे हैं उनके लिए स्कूल्स नहीं ओपन करे गए, वो तो पढ़ ही नहीं सकते, उनको माना जाता है कि वो तो सिर्फ उनको श्राप मिला हुआ है, या फिर वो लोग नहीं पढ़ सकते हैं, या फिर शेड्यूल्ड कास्ट या फिर शेड्यूल्ड ट्राइब के बच्चों को। ओके, सो एंश्योरिंग देयर एक्सेस टू इक्वालिटी एजुकेशन इज एसेंशियल फॉर अचीविंग सोशल जस्टिस, इक्विटी एंड नेशनल डेवलपमेंट। तो ये हम लोगों का काम है, एजुकेशन की मदद से हमारे अंदर सोच डेवलप हुई कि कैसे ये हम सब लोग मिल करके, मतलब जो भी ह्यूमन बीइंग है, सब लोग मिल करके सोसाइटी के लिए कैसे काम कर सकते हैं, सब लोगों को इक्वल अधिकार हो, इक्विटी हो, है ना, रिजर्वेशंस दिए जाए ताकि उनके एजुकेशन को प्रमोट करा जाए, ताकि नेशनल डेवलपमेंट में सबका एक इम्पोर्टेंट रोल हो। ओके, शेड्यूल कास्ट की बात करें तो हिस्टोरिकली डिस्क्रिमिनेशन एंड अनटचेबिलिटी, तो ये प्रॉब्लम्स इनको फेस करने को मिली है कि भेदभाव बहुत ज़्यादा हुआ है, अनटचेबिलिटी, छुआछूत वाली चीज़ें, कि इनको मंदिरों में नहीं आने दिया जाता था, स्कूल्स में नहीं आने दिया जाता था, जनरल जो लोग थे उनके साथ नहीं खाना खाने दिया जाता था। तो बेसिकली इतनी सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिली। तो हाई ड्रॉप आउट रेट्स ड्यू टू पॉवर्टी, तो पुअर बहुत ज़्यादा होते थे, सोशल स्टिग्मा जो बनाया हुआ था
कि हम इनके साथ नहीं बैठ के खाएंगे, हम यहाँ पर नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। सो लैक ऑफ पेरेंटल सपोर्ट, पेरेंट्स की भी सपोर्ट नहीं मिलती थी बच्चों को, तो जिसकी वजह से एजुकेशन में उनको मतलब वहाँ पर उन लोगों का आप बोल सकते हो पार्टिसिपेशन देखने को बहुत कम मिला था जो शेड्यूल कास्ट के लोग थे। ओके, इनएडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन इन हायर एजुकेशन, तो उनको रिप्रेजेंट भी नहीं करा जाता था किसमें, हायर एजुकेशन में। सो एजुकेशनल मेजर्स जो आए तो कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड आर्टिकल 15, 17 और 16, प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल इंटरेस्ट, कि किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए और सबके एजुकेशन इंटरेस्ट को प्रमोट करना चाहिए, सबको इक्वल राइट है, उस चीज़ को इन्होंने रखा, आर्टिकल में इन्वॉल्व करा। रिजर्वेशन दिया गया शेड्यूल कास्ट को 15% इन हायर एजुकेशन एंड प्रोफेशनल कोर्स, जो भी प्रोफेशनल कोर्स से जैसे टीचर हो या फिर आप बोल सकते हो कि इंजीनियरिंग कोर्स हो, डॉक्टर का कोर्स हो, तो वहाँ पे 15% रिजर्वेशन दिया गया शेड्यूल कास्ट को। ओके, ताकि उनकी सीट्स अलग हो तो उनको भी इक्वल अधिकार हो। सोशल स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड करी गई, मिड डे मील्स, हॉस्टल्स, फ्री यूनिफॉर्म्स और बुक सप्लाई, ताकि सब लोगों को अधिकार मिल सके एजुकेशन का। तो SC ST कोचिंग स्कीम्स भी आई है ना, रेमेडियल क्लासेस या फिर इंक्लूसिव क्लासरूम्स भी इंक्लूड करे गए, जहाँ पे सब लोगों को अधिकार है अच्छी और इक्वल शिक्षा प्राप्त करने का। नेक्स्ट शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स की बात करें तो ट्राइब्स को क्या प्रॉब्लम्स फेस करने को मिली, तो ज्योग्राफिकल आइसोलेशन की, वहाँ पर स्कूल से ही बहुत कम होते थे, है ना, तो रिमोट विलेजेस और फॉरेस्ट और हिली एरिया रीजन्स की वजह से वहाँ पे उनको एजुकेशन तो दूर की बात है, वहाँ पे स्कूल्स ही बहुत कम होते थे। लैंग्वेज बैरियर बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि उनकी जो लैंग्वेज होती है, ट्राइबल जो लैंग्वेज होती है वो डिफरेंट होती है एज कम्पेयर टू द रीजनल लैंग्वेज। ओके, तो स्कूल लैंग्वेज ऑफन डिफरेंट फ्रॉम द ट्राइबल डायलेक्ट, कि उनको ट्राइबल डायलेक्ट नहीं पता था, तो जिसकी वजह से उनको एजुकेशन नहीं मिल पा रही थी, मतलब टीचर्स को। और हाई इलिटरेसी और ड्रॉप आउट रेट्स भी बहुत ज़्यादा थे, कि बहुत कम लोग जो ST कैटेगरी से होते थे वो एजुकेशन ले पाते थे। सोशो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस एंड डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू द डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, तो सोशो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस की वहाँ पे उनको फिर सोसाइटी में भी दर्जा नहीं दिया जाता था, साथ के साथ उनकी इकोनॉमिक फैसिलिटीज़ भी उनके लिए नहीं थी। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट भी होता था, उनको यहाँ से वहाँ भटकना पड़ता था, क्योंकि डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स होते थे तो जंगलों को काटना होता था, तो उनके घर तो बिल्कुल ही बर्बाद हो जाते थे। ओके, सो एजुकेशनल मेजर्स की बात करें तो आश्रम स्कूल्स, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, जिनकी रिक्रूटमेंट भी आती है ना, सो बेसिकली ये सारे स्कूल्स ओपन करे गए जो ट्राइबल बच्चों के लिए, और ट्राइबल लैंग्वेज बेस्ड मल्टीलिंगुअल एजुकेशन को प्रमोट करा गया। रिजर्वेशन दिया गया हायर और टेक्निकल एजुकेशन में, 7.5% सीट्स ST लोगों के लिए फिक्स कर दी गई, और गवर्नमेंट स्कीम जैसे कि ट्राइबल सब प्लान, PVTG इनिशिएटिव और स्कॉलरशिप प्रोवाइड करी गई, ताकि सबकी एजुकेशन को प्रमोट करा जा सके, जो ट्राइबल लोग हैं उनकी एजुकेशन को प्रमोट, उनको भी बढ़ावा दिया जा सके। स्पेशल फोकस करा गया NEP में ट्राइबल लोगों के लिए, ताकि उनकी जो लोकल लैंग्वेज है, उनकी जो मदर टंग है, उसमें बच्चों को पढ़ाया जाए, है ना। तो जैसे एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स है, तो वहाँ पर उनकी लैंग्वेज को देखते हुए, मतलब ट्राइबल की लैंग्वेज को देखते हुए पढ़ाया जाता है। विमेन की बात करें तो प्रॉब्लम फेस्ड क्या है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, अर्ली मैरिज या फिर डोरी सिस्टम, है ना, ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता था, या फिर बहुत जल्दी शादी कर दी जाती थी, या फिर डोरी सिस्टम जो दहेज प्रथा थी, है ना, वो फेस करने को मिलती थी। सेफ्टी कंसर्न बहुत ज़्यादा थे या है भी अब भी। ओके, सैनिटेशन फैसिलिटीज़ की बात करें तो वो भी नहीं है स्कूल्स में, मतलब अब तो है बट पहले नहीं थी, कि प्रॉपर तरीके से जो गर्ल्स हैं उनको एक एरिया मिले कि वहाँ पे वो सैनिटेशन फैसिलिटीज़ उनके लिए नहीं होती थी। प्रेफरेंस फॉर बॉयज़ एजुकेशन, मैनी फैमिलीज तो बॉयज़ को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है एज़ कम्पेयर टू गर्ल्स। और लोअर एनरोलमेंट रेट है स्टेम एजुकेशन में, मतलब जहाँ पे साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स की बात आ जाए, या फिर प्रोफेशनल फील्ड की बात आ जाए, तो वहाँ पर विमेन का जो पार्टिसिपेशन रेट है वो बहुत कम देखने को मिलता है। लड़कियों को ज़्यादा डोमेस्टिक एजुकेशन के बारे में या फिर टीचर के बारे में ही ज़्यादा सीखा जाता है, ना कि पायलट बनने के लिए, या फिर उनके लिए प्रोत्साहित नहीं करा जाता। ओके, तो एजुकेशन मेजर्स की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन आए, जैसे कि आर्टिकल 15 सब क्लॉज 3, स्पेशल प्रोविजन फॉर वीमेन, आर्टिकल 39 फॉर द इक्वल राइट टू लिवलीहुड, कि सबको अधिकार है इक्वल जीने का, किसी से भी किसी का राइट का हनन नहीं होना चाहिए। सो प्रोग्राम लाइक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इन हरियाणा और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, मतलब हर जगह पे प्रमोट किया गया था। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, दैट इज रेजिडेंशियल स्कूल फॉर गर्ल्स, जहाँ पे हॉस्टल फैसिलिटीज दी जाती है गर्ल्स के लिए, और नेशनल स्कीम फॉर इंसेंटिव टू गर्ल्स फॉर सेकेंडरी एजुकेशन। तो ये सारे जो स्कीम्स प्रोवाइड करी गई ताकि गर्ल्स एजुकेशन को बढ़ावा मिल सके। तो रिजर्वेशन दिया गया विमेन को टीचर एजुकेशन में और हायर एजुकेशन में। ओके, विमेन को रिजर्वेशन प्रोवाइड करा गया। NEP 2020 एम्फेसाइज करती है जेंडर इंक्लूजन को, कि चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, सबके पास इक्वल राइट है
अच्छी एजुकेशन लेने का इक्वल अधिकार है। फीमेल पार्टिसिपेशन स्टेम एजुकेशन में, मतलब साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, इन सब में भी विमेन का एजुकेशन इक्वली आपको मिलना चाहिए। ओके, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड की बात करें तो CWSN स्टूडेंट्स, या फिर आप बोल सकते हो जो PWD स्टूडेंट, पर्सन विद डिसेबिलिटी स्टूडेंट, तो उनको भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करने को मिलती थी, जैसे कि फिजिकल, सेंसरी, कॉग्निटिव या फिर लर्निंग डिसेबिलिटीज़ एक तरह से बैरियर थी, रुकावट थी उनको मेन स्ट्रीम स्कूलिंग में आने से, है ना, कि वो जो रेगुलर बच्चे थे, जो नॉर्मल बच्चे थे, उनके साथ वो नहीं पढ़ पाते थे। नॉर्मल बच्चे आप यहाँ पे बोल सकते हो, तो उनके साथ उनको एजुकेशन नहीं मिल पाती थी। लैक ऑफ एक्सेसिबल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे रैम, ब्रेल बुक्स या फिर असिस्टिव टेक्नोलॉजी, सोशल स्टिग्मा था उनके लिए कि उनको तो बस वो श्राप मिला हुआ है, उनको एजुकेशन नहीं मिल सकती है, एक्सक्लूजन उनको देखने को मिलता था। और लिमिटेड ट्रेंड स्पेशल एजुकेटेड टीचर्स होते थे पहले, जिसकी वजह से बच्चे जो CWSN वाले बच्चे थे उनको एजुकेशन अच्छे से प्राप्त नहीं हो पा रही थी। तो मेजर्स क्या लिए गए, तो राइट टू एजुकेशन एक्ट आया 2009, जिसमें सभी बच्चों को, मतलब डिसेबल्ड बच्चों को अगर हम बात करें, तो वहाँ पे फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन दी गई, दिस अप टू द एज ऑफ 18 ईयर्स के बच्चों के लिए। ओके, जो CWSN बच्चे थे उनमें 18 ईयर्स के बच्चों तक के लिए फ्री एजुकेशन थी। RPWD एक्ट, जिसमें आपकी पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट, जिसमें आपकी 21 डिसेबिलिटीज को इंक्लूड करा गया, और वहाँ पर आपको 4% रिजर्वेशन दिया गया है हायर एजुकेशन और जॉब्स में। किसको, जो बच्चे कैसे थे, जो डिसेबिलिटी से ग्रसित थे, जो बच्चों के 21 डिसेबिलिटीज जो इनमें मेंशन की गई थी। इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन, IEDC, जिसको मर्ज कर दिया गया इंक्लूसिव एजुकेशन अंडर SSA समग्र शिक्षा अभियान, है ना, समग्र शिक्षा अभियान में मर्ज कर दिया गया, जिसमें डिसेबल्ड बच्चों को भी पूरी तरह से अच्छी तरीके से उनकी राइट्स और उनकी जो नीड्स है, इंटरेस्ट एरियाज को देखते हुए पढ़ाया जाना चाहिए। असिस्टिव टेक्नोलॉजी से उनको मिलनी चाहिए, जिसकी मदद से वो पढ़ सकते हैं, जैसे ब्रेल स्क्रिप्ट मिले उन्हें, या फिर जो सुन नहीं सकते हैं उनको ऑडियो डिवाइस मिले। ओके, जिनको ऊंचा सुनाई देता है उनके लिए, दिखता नहीं तो ब्रेल स्क्रिप्ट उनको मिले। तो यूज ऑफ ICT असिस्टिव डिवाइस, ब्रेल एंड साइन लैंग्वेज और रिसोर्स सेंटर्स प्रोवाइड करे जाने चाहिए डिसेबल्ड बच्चों के लिए। और NEP ने स्ट्रेस किया कि इस पे इंक्लूसिव एजुकेशन, टीचर ट्रेनिंग इन स्पेशल नीड्स एजुकेशन। तो जो BEd स्पेशल जो है वो बेसिकली किसके लिए होते हैं, ताकि ऐसे एडुकेटर्स आप बनाओ जो उन बच्चों की हेल्प करे, जो बच्चे अच्छे से नहीं सीख पाते हैं, अच्छे से सीखने इन द सेंस कि जो किसी डिसेबिलिटी से ग्रसित होते हैं, लर्निंग डिसेबिलिटी हो सकती है उनको, मेंटल डिसेबिलिटी हो सकती है, किसी भी तरह की डिसेबिलिटी के लिए। ओके, नेक्स्ट इज रोल ऑफ एजुकेशन फॉर डिसएडवांटेज ग्रुप। तो एजुकेशन का क्या रोल है स्टूडेंट डिसएडवांटेज ग्रुप्स के लिए, तो ये आपको एम्पावरमेंट करने के लिए, मतलब आपके अंदर कॉन्फिडेंस, आपके अंदर रिस्पेक्ट और डिग्निटी को बिल्ड करने में हेल्प करता है, आपको ऊंचा उठाता है, मतलब अपवर्ड इकोनॉमिक और सोशल मूवमेंट के तरफ आपको बढ़ाता है, अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है अगर आपको एजुकेशन मिलती है, डिसएडवांटेज ग्रुप को एजुकेशन मिलती है। सोशल इंक्लूजन होता है, सब बच्चों को समान अधिकार मिलता है, समान कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है, और इंटीग्रेशन को प्रमोट सब लोगों को मिल करके पढ़ाया जाता है। ओके, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑब्वियसली होती है, जब सब लोग पढ़ेंगे, सब लोगों को रोजगार मिलेगा, तो वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज तो घट जाएंगी और नई चीज़ों का निर्माण हमें देखने को मिलेगा, और जिससे एम्प्लॉयबिलिटी, स्किल्स और नेशनल ग्रोथ ऑब्वियसली होगी ही। ओके, डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन की बात करें तो डिसएडवांटेज ग्रुप को, जो डिसएडवांटेज ग्रुप हैं जिनकी वजह से क्या होगा, जो राइट्स मिलेंगे सब बच्चों को, है ना, अगर वो पढ़ पाएंगे, उनको पढ़ाई में फैसिलिटीज मिलेंगी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुली वो निभा पाएंगे अपनी। ओके, सो ये है रोल ऑफ एजुकेशन फॉर डिसएडवांटेज ग्रुप। सो स्टूडेंट, ये हमारा हुआ, दैट इज यूनिट कंप्लीट, दैट इज द सेकंड यूनिट, सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन ऑफ द SSB उड़ीसा लेक्चरर ऑफ एजुकेशन। तो कोई भी आपको प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं, बाकी नोट्स के लिए आप 8307242545 मुझे मैसेज कर सकते हैं। ओके, एनी क्वेश्चंस यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। ओके, आप ये चाहते हैं तो कमेंट में भी कर सकते हैं, बाकी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा कि कैसी लगी वीडियो। ओके, और इम्प्रूवमेंट की अगर गुंजाइश है तो वो भी मैं करूँगी, अगर आपको कुछ चीज़ अच्छी नहीं लगती। ओके, सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, हैव अ नाइस डे।